किसी के हाथ में कलम तो किसी के हाथ में हथियार थमाता ये शहर, किसी को दाऊद तो किसी को बच्चन बनाता ये शहर, भीड़ में दौड़ता फिर भी खामोश सा ये शहर। मुझे 1 करोड़ रुपए भी देना कोई महीने का, मैं तब भी ना जाऊं बॉम्बे को छोड़ के। इसका शोर मुझे इतना हसीन लगता है। तो सर फिर आपकी आई वो लक्की लक्की हुई, मतलब आज भी हम अगर देखते हैं तो आज भी रेलिवेंट फील होती है फिल्म। हाँ, और उसके डायलॉग्स हों, कोफ्ते हार्ड है। आज मैं पहली बार बात करूंगा कोफ्ते हार्ड हो गए। इसकी ना एक स्टोरी है, कमाल का डायरेक्टर है यार दिवाकर। थोड़ी और अच्छी फिल्में बनाने लगे भगवान करे, क्योंकि बहुत इंटेलेक्ट हो गया अभी मामला उसका। बना फिर LSD बना, भाई LSD बना, और फिर सुनने को तैयार है कि भाई अच्छी नहीं बनी फिल्म। मैंने उसके साथ काम नहीं किया दोबारा, पता नहीं क्यों यार। कभी कभी लगता है कि कहीं फिल्म फेयर अवार्ड मुझे मिल गया, कहीं ये तो वजह नहीं है। मेरा ना वो फ़ोन उठाता है, ना कोई मेरे से बात होती है, ना कोई राम राम, ना कुछ। और सच कहूँ तो मैं भूल चुका हूँ इसको। आज मैं इमोशनल हो गया यार दिवाकर को याद करते हुए। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं ना, इनको आप जैसे ही अभी स्क्रीन पे देखोगे आपके ना एक चेहरे पे चमक आने वाली है, एक मुस्कुराहट आने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपने उनको देखा आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इनके क्या क्या फिल्में हैं। जैसे फंस गए ओबामा, ओए लक्की लक्की ओए, इनसाइड एज, मंडला मर्डर्स, फिर उन्होंने राजमा चावल लिखी। लिखने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद डायलॉग राइटर भी हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, कविताएँ भी लिखते हैं। आज हम उनसे सब बातें करेंगे जो जो उन्होंने लाइफ में किया है। तो आज हम मिलते हैं हम मनुषी चड्डा जी से। सर नॉर्थ में कैसा होता है, आप दिल्ली से हो है ना, तो उधर बंदे को या तो एक्टर बनना होता है या क्रिकेटर बनना होता है। एक्टर तो आप हो ही। राइटिंग का कीड़ा कहाँ से पड़ा आपको? राइटिंग मुझे मिली तब जब मुझे एक्टिंग करने को नहीं मिल रही थी। ओके। आई स्टार्टेड राइटिंग डायलॉग्स एक्चुअली, टू से दिवाकर बनर्जीज ओए लक्की लक्की हुए वॉज द फर्स्ट फिल्म जो बाहर आई। उसके अलावा मैं और भी 1-2 फिल्म्स के डायलॉग्स लिख रहा था, तो मुझे डायलॉग्स बोलने को नहीं मिल रहे थे, तो मैंने लिखना शुरू किया। मुझे मैं कोई एक पंडित की तरह नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे ये लगता है कि शायद अब तक जो भी लिखने को मिला है, जो किरदार डायरेक्टर के दिमाग में होते हैं, जहन में होते हैं, उनको मैं पहले से ही जानता था। मैं मिला हुआ था। मैं उन सिचुएशंस को जानता था। वो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द थी, वो हिस्सा थी। तो कभी कभी रियल अपना और डायरेक्टर की कहानी के अंदर मर्ज हो जाता है, तो कुछ चमत्कार होता है, मैजिक होता है। वो आई फेल्ट व्हेन आई रोट ओए लक्की लक्की हुए। मैं लकी को जानता था पहले से। मैं ऐसे एक शख्स को जानता था जिसकी बदकिस्मती से 2 माएँ हैं, एक सगी माँ है और एक फादर ने रख ली है। अच्छा। मैं ऐसे लोगों को जानता था। तो क्या होता था फिर, लिखना तो एक चीज़ है, हाँ जी, लेकिन उससे पहले लिखना होता है डिस्कशन। आप लाइफ के बारे में बात करते हैं, फिलॉसफीज के बारे में बात करते हैं, ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। मुझे उसमें आनंद आने लगा। तो सर फिर आपकी आई वो लक्की लक्की हुई, मतलब आज भी हम अगर देखते हैं हम तो मतलब कोई भी देखे तो आज भी रेलिवेंट फील होती है फिल्म। हाँ, और उसके डायलॉग्स हों, कोफ्ते हार्ड है। आई नो। मतलब अभी देओल का कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर, परेश रावल सर के 4 कैरेक्टर। हाँ, तीन कैरेक्टर के बाप वो और वो। हाँ, करेक्ट। सबको वो तीनों कैरेक्टर्स को भी अपना अपना एक लैंग्वेज देना था कि तीनों कैरेक्टर्स अलग दिखें। कैसे हुआ है पूरा, एक बार इसका हमें समझाओ यार। पहले तो आज मैं पहली बार बात करूंगा कोफ्ते हार्ड हो गए। इसकी ना एक स्टोरी है। जब आप डायरेक्टर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, एक ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, फिर आप खुलना शुरू करते हैं, यू नो। तो मैंने दिवाकर को बोला कि क्या नाम रखें इसका होटल का जो परेश रावल खोल लेता है। उसका नाम रखा हमने आओ जी खाओ जी। करेक्ट। मेरे फादर का मन था कि एक रेस्टोरेंट खोलेंगे शादी की थाली में वेज वाला, और जगह भी हमने देख ली थी, और उसका नाम रखेंगे हम आओ जी खाओ जी। पर किसी वजह से जो पार्टनर थे, पापा थे, वो नहीं हो पाया। बट इट वॉज ऑलवेज देयर इन माई हेड। दिवाकर लव्ड इट। दिवाकर से क्या नाम है यार, आओ जी खाओ जी। सो स्वीट ऑफ हिम। मेरे को कहता है कि देख, तेरे पापा तो नहीं खोल पाए, पर तूने यार खोल लिया फिल्म। और ये सिनेमा इज़ फॉर एवर मनू, ये हमेशा रहेगा। तो अब वहाँ पर ना हमने क्या किया कि
दिवाकर की एक रिक्वायरमेंट थी कि ये ना इसमें धोखा मिलने वाला है अभय को, पर हमें तकलीफ नहीं दिखानी, इसको ह्यूमर के साथ कैसा सीन को हम डिज़ाइन करें, और तेरे अलावा और कोई ह्यूमर वाला कैरेक्टर है नहीं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारा हर शूट से पहले एक तो राइटिंग सेशन होता था दिवाकर और मेरा कि क्या करें मन्नू यहाँ पर, और वो बहुत ही मतलब डिलीशियस डायरेक्टर है यार। उसका ना दिल्ली को लेकर मतलब वो खुद भी अपने आप को बोलता है कि मैं तो वानबी पंजाबी हूँ, है ना, करोल बाग में ही बड़ा हुआ है। तो मैंने एक कहानी शेयर की उसके साथ, एंड दिस इज़ हाउ आई राइट डायलॉग्स, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। किस्सा क्या था, मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी, लड़की उन्हें बहुत पसंद थी, लड़की वाले घर पर आ रहे थे, लड़की वाले थे सब वेज, बड़े भैया को खाना बनाने का बहुत शौक है, मैं उनकी हमेशा मदद करता आया हूँ, इसलिए मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद रहे, उनका नाम है बिट्टू भैया। तो हम 5 भाई हैं, 3 कजिन्स और 2, बिट्टू, टीटू, टिंकू, मोनू, सोनू, टिपिकल दिल्ली बॉयज। तो बिट्टू भैया ने खाना बनाना शुरू किया। तो जो मेरे से बड़े हैं टिंकू भैया, उनसे कोई रिस्क लेता नहीं था बनवाने का, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ मिर्च डालो तो ही खाना बनता है, तीखा। वेज में उनका हाथ भी टाइट है। तो टीटू भैया जो है ना, वो ऐसे भैया हैं हमारे जो थोड़े आशिक मिजाज हैं, काम वाम नहीं करते घर का, बस पूछेंगे ज़रूर कोई हेल्प चाहिए, फिर चले जाएंगे, होते हैं ना, करनी नहीं है। तो बिट्टू भैया ने खाना बनाया और बेचारों के कोफ्ते हो गए हार्ड। कहते हैं यार मोनू कोफ्ते हार्ड हो गए यार। मैंने हाँ बिट्टू भैया, पर थोड़ा ना इसको पानी में, गर्म पानी में सोखते हैं। कहते हैं नहीं बेटा, घिया ज़्यादा है, बेसन वाले हैं, दाल वाले होते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाते हैं, ये अपना बेसी वाला काम हो गया है। तभी टीटू भैया आए, आगे बोलते हैं कि अभी बिट्टू भाई कुछ काम और हेल्प कर दूं। बिट्टू भाई ने तो घूर के देखा और कहते हैं चुपचाप चला जा टीटू, कोफ्ते हार्ड हो गए मेरे, वैसे दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, निकल रहे यहाँ से तू। तो ये 1 लाइन नो दिवाकर, मैंने तो किस्सा सुनाया, तो दिवाकर भागता हुआ आया मेरे पास कि अभय को बोलने कि अबे जाते जाते ना धोखा खाने के बाद मत खाना यहाँ पर, कोफ्ते हार्ड हैं इनके, और मैं फिर पीछे बोलता नहीं सॉफ्ट है सॉफ्ट है सॉफ्ट है सॉफ्ट है। ये डिस्कशंस होती हैं, इसलिए मज़ा आता है फिर लिखने में। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट डिलीशियस फिल्म। मैं कहता हूँ स्वादिष्ट फिल्म कैसे बनाओगे आप, अच्छी बुरी तो सब बनाते हैं। और डायलॉग, मेरे लिए डायलॉग हमेशा क्या थे यार, जावेद अख्तर साहब के डायलॉग होते थे, है ना, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा तेरा बाप। हमें थोड़ा पता था कि ये डायलॉग्स भी निकल के आ जाएंगे कोफ्ते। क्या कौन सोच सकता है, मतलब यू नो। फिर इतना मतलब कमाल का डायरेक्टर है यार दिवाकर। थोड़ी और अच्छी फिल्में बनाने लगे, भगवान करे, क्योंकि बहुत इंटेलेक्ट हो गया अभी मामला उसका। आप वक्त के साथ ना इतने ज़्यादा पढ़ लिख जाते हो कि आप अपनी मासूमियत भूल जाते हो। ये इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर दिवाकर तक पहुंच जाए तो बड़ी मेहरबानी। अब दिवाकर का मैं एक और कमाल बताऊं, एक सीन हमने शूट कर लिया, परेश रावल हांडा आते हैं अभय देओल के बिल्कुल पास और बोलते हैं हाँ भाई क्या हुआ है। कहता है आपने मेरे से बिना पूछे ऑर्डर खोल लिया, मुझे बुलाया भी नहीं। कहते तो क्या हो गया। कहता मैं सारी पोल खोल दूंगा। कहते तो मैं भी तेरी पोल खोल दूंगा लक्की, और सॉरी बंटी। एंड वो डर जाता है, थोड़ा सा गर्दन निकाल के ना मैं भी आता हूँ। तो वो मेरे को देखता है, मैं थोड़ा आँख बंद करके कहता हूँ कोई बात नहीं, पेशेंस। फिर अभय देओल बोलता है कि हांडा साहब एक थप्पड़ मारता मुझे आपको, थप्पड़ खा लो आप। तो हांडा साहब ने कहा ऐसे कैसे, और मारने लगता है। वो मारता नहीं है, हंसता और चला जाता है। ये सीन शूट हो गया। मैंने कहा यार दिवाकर, एक अंदर से एक बटरफ्लाई आ रही है, सुन ले एक बार। कहते बता। मैंने कहा ये जैसे ही बोले ना एक थप्पड़ मारना है, तो हांडा साहब अगर मेरे को देखते हैं ऐसे और फिर इसको देखते हैं, कहते हैं तमीज़ से, तो मेरे को जब लक्की देखेगा तो मैं डर के मारे हांडा बोलूँगा खा लो, मार ले लक्की, एक थप्पड़ ही तो है, मार ले।
दिवाकर कहता है परेश रावल को लिया, अब कर लेते हैं दोबारा। मैं परेश भाई प्लीज मेरे लिए आ जाओ। एंड परेश भाई इज सो लाइक सच अ हम्बल मैन, गुड एक्टर। पर उनका एक है कि पैकअप के टाइम पे मजाक मत करो। मैं बड़ी मुश्किल से परेश भाई को मना के आया। परेश भाई को रास्ते में बताया, परेश भाई कहते नहीं मजा आएगा, करते हैं। यू नो दैट इन्वॉल्वमेंट, नो दिस इज हाउ वी शुड मेक फिल्म। वहाँ पहुँचा, दोबारा शूट हुआ और वो एक और टेक फाइनल कट, बिल्कुल दिवाकर हंस रहा है, मैं हंस रहा हूँ, प्रिया श्रीधरन प्रोड्यूसर हंस रही है, ये वर्क करेगा हीरो सेट पे। जैसे उसने बोला कि एक थप्पड़ खा लो आप हांडा साहब, एक थप्पड़ मारना बस आपको यहीं से, लहर खाता हुआ है ना, एक थप्पड़। तो कहता है ऐसे नहीं। मैंने खा लो यार, खा लो कोई बात नहीं, खा लो हांडा साहब, मार ले लक्की, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो। या सो इट वाज though it was an improvisation, but you can't improvise if you're not involved. You know, आपको एकदम इन्वॉल्व होकर रहना पड़ता है तब जाके ये। सो इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, स्टोरीज ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन की कहानियाँ ज़रूरी हैं, तब जाके राइटिंग के प्रोसेस में। पर थप्पड़ मारा क्यों नहीं फिर भी? क्योंकि हमने अभय को एक पोलाइट कैरेक्टर दिखाया था। अच्छा, अभय कोई गुंडा बदमाश नहीं था, ही वॉज अ चामर, ही वॉज नॉट एग्रेसिव गाय। यू नो, एंड में जब सब कुछ छीन लिया तब भी दिवाकर ने एक वॉक दिखाया उसका, डिफीटेड वॉक। वो ये तो नहीं था ना, तुमने कहानी क्या थी यार, कहानी तो साधारण सी थी, बाप ने स्कूटर नहीं लेके दिया, मैं चोर बन गया, समाज ने मुझे ये नहीं दिया, मैं डाकू बन गया। ये तो हम कहानियाँ सुनते आए हैं भाई। बोलने का तरीका, दिखाने का तरीका, कैरेक्टर मेरा क्या, उसको अंत तक नहीं छोड़ा। स्टूडियो को नहीं समझ आया, स्टूडियो ने कहा यार धर्मेंद्र का भतीजा है, मारना चाहिए परेश रावल को एंड में। अच्छा, ऐसा? हाँ, उसने कहा नहीं बॉस, दिस इज नॉट माय फिल्म, यू नो। तो वो एक जैसे बीच में बोलते हैं ना कि कौन है लक्की है चाई जी, वो जो मतलब वो भी कहानी, वो सबके पीछे कहानी है यार। मेरे घर से रामायण या महाभारत कुछ देख रहे थे, सारे वो पीतल के बर्तन चुरा के ले गया था कोई, किसी ने बोला खड़खड़ की आवाज़ हुई, सब इन्वॉल्व हैं। तो मेरी दादी ने या ताई ने किसी ने आवाज़ मारी कि कौन, कहते मैं परजाई जी। वो क्या कि कोई होगा, इतनी बड़ी फैमिली है साड़ी, होगा कोई देवर। तो मैं आज परजाई जी। उसको कैसे सिनेमेटिक कर देता था दिवाकर। इट्स नॉट अबाउट ओनली राइटिंग दैट सीन, इट्स अबाउट द वे ही शॉट। एक लड़की है, उसका कैरेक्टर देखो जो केयर टेकर है, एक दादी का कैरेक्टर देखो, ये डायरेक्टर का विजन है। उसका आना, वॉचमैन का समझना नहीं, हिज स्मार्टनेस क्या है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, चड्ढा साहब तब से फ़ोन कर रहे हैं। एंड दैट एरिया वेयर वी शॉट इज सुंदर विहार, सुंदर नगर, दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव इलाका है वो। मैंने बोला यार दिवाकर, हम रेकी पे थे, मैंने तेरे को पता है जो रईस रिफ्यूजी लोग आए ना पाकिस्तान से, उन सब के घर हैं यहाँ पर। मेरे पापा का सपना था, यहाँ तक कि 1/4 घर, इसका 1/4 घर किसी का बिक रहा था पार्टीशन के बाद, पापा वो भी लेने को तैयार हो गए थे, पर उसके पेपर्स नहीं थे। पर हम, माँ ने और बड़े पापा ने कंट्रोल किया कि यार इस इलाके में रहने का शौक़ इतना है, लेकिन पेपर नहीं है भाई घर के। तो कहते हैं कोई बात नहीं, दिवाकर बोलता है इस घर का नाम रख देते हैं चड्ढा हाउस। And he gave that Chadda house to that house. Nice. That is a story. Can you feel that love? Yeah. तो मैंने उसके साथ काम नहीं किया दोबारा, पता नहीं क्यों यार। कभी कभी लगता है कि कहीं फिल्मफेयर अवार्ड मुझे मिल गया, कहीं ये तो वजह नहीं है। होता है यार, एक बंदे ने मेरे को मौका दिया, एक चांस दिया, फिल्मफेयर अवार्ड ने मुझे नॉमिनेशन दे दिया, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट राइटर के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेशन नहीं मिलना चाहिए था वो लक्की को। यार ये थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, 10,000 प्रॉब्लम होती हैं। ये एक अलग सी चीज़ें ना ऐसे बंदे को तोड़ देती हैं जो फिल्में बनाने आए यहाँ पर, जिसका नाम दिवाकर बनर्जी है। कंसंट्रेशन हिल जाता है, अंदर एक गुस्सा आ जाता है, आप फिल्म बनाते हो, फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो रही है। सुना है कि नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन नहीं रिलीज़ हो रही। उसका इम्पैक्ट फिर आपका पड़ने लगता है आपकी फिल्मों में।
आज मैं इमोशनल हो गया यार दिवाकर को याद करते हुए कि मेरे से बात भी नहीं हुई उसकी कभी तब 2000 ना कभी 1-2 बार 2-3 बार हम बट अब इतना तगड़ा कनेक्ट करने के बाद भी नहीं हुआ. एंड आई थिंक ही इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन कि ही डजंट बिलीव इन कनेक्शन. हो गया तो हो गया खत्म, काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ. यार मैं रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? इधर ही DN नगर में. DN नगर क्यों रहते हो? आपकी इंडस्ट्री है ना यहाँ. हाँ. पहले तो ये एक अंदर कहते हैं ना पंजाबी जब आप कहते हैं ना वार्मथ. हाँ जी. आराम नगर में कोई रह रहा है, कोई यारी रोड में रह रहा है, हद से हद कोई बैंड्रा चला गया, कोई जुहू में चला गया. हम इस इलाके में रहते हैं, हमारा प्यार है यार. हम शक्लें देखते हैं एक दूसरे की, एनर्जीज लेते हैं. यहाँ सिनेमा यानी सिनेमा का एक प्यार, एक आशीर्वाद है. उससे पूछो तू लोअर परेल क्यों रहता है, कहता मेरे को अच्छा नहीं लगता वहाँ पे रहना. ले फिर वहीं रह भाई. बना फिर LSD बना भाई, LSD बना. और फिर सुनने को तैयार है कि भाई अच्छी नहीं बनी फिल्म. यू नो ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ. ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਟਾਊਨ. दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग. आई रियली फील लाइक टेलिंग दिस थिंग टू दिवाकर. बट मेरा ना वो फ़ोन उठाता है, ना कोई मेरे से बात होती है, ना कोई राम ना कुछ. और सच कहूँ तो मैं भूल चुका हूँ इसको. मैं फिल्म को याद कर रखूँगा, वो कृति है, वो क्रिएशन है. मैं भी भूल चुका हूँ कि तो. बट अब मैं जब कनेक्ट करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार कितना कुछ है उस आदमी के पास कहने के लिए. थोड़ी सी अंदर लिया भाई. दिस आई नो ये पॉडकास्ट कहीं किसी और के लिए था, पर क्योंकि भावनाओं का खेल है भाई, ये सब निकलेगा. संदीप और पिंकी फिर तो मेरे को अच्छी लगी थी. कोई फिल्म उसकी बताओ खराब है यार, कोई फिल्म बताओ. बट एक है अंदर कुछ उस बंदे के, पता है. बोल दूं? बोलो. पता क्या उस बंदे के अंदर? मैंने मनु ऋषि से निकलवा लिया. मैंने मनुषी ऋषि से कॉस्ट्यूम्स निकलवा ली. मैंने स्नेहा से म्यूज़िक निकलवा लिया. ओ भाई, शराब की बोतल में शराब ही नहीं है, कप में चाय नहीं है, कैसे निकलवा लेगा? तेरी एनर्जीज हमारी एनर्जीज से मिली. तू NID कर गया था, हम नहीं कर रहे थे. पर जब तू NID कर रहा था, हम भी दुनिया में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे. सर दुकानदार का बेटा हूँ, 40 कस्टमर को अटेंड करता था. और मालूम होता था कि ये कस्टमर जो है ना, इसके इतने पैसे देके जाएगा और ये कस्टमर इसके पैसे नहीं देके जाएगा. स्ट्रीट स्मार्टनेस को हल्की चीज़ मत समझना, बहुत बड़ी डिग्री होती है सर वो. और फिर उसके बाद जब ये महसूस हुआ कि यार पढ़ाई नहीं हुई, तो कसम से थिएटर में पढ़ना आज तक नहीं छोड़ा. वो थोड़ा मुझे लगता है दिवाकर का कि कहीं ना वो वाना भी पंजाबी ना रहे, दिलों पंजाबी हो जाए. वो आई फील लाइक कि समझे कि यार ये एक घर यहाँ पे भी ले, पहाड़ों में ले लिया ना उसने. देख लोअर पर रेल गया, अब पहाड़ों में चला गया, और है ना, तो पहाड़ों में चला गया. मुझे 1 करोड़ रुपए भी देना कोई महीने का, मैं तब भी ना जाऊँ बॉम्बे को छोड़ के. इसका शोर मुझे इतना हसीन लगता है. आप अपने ख्वाब को यहाँ लेकर आए हो, अपने ड्रीम को यहाँ लेकर आए हो. सर रात के सन्नाटे में एक ऑटो भागता है ना जब सड़क पर, आपकी नींद ज़रूर खुलती है, लेकिन आपको लगता है कि आप उस शहर में हैं जो शहर कभी मरेगा नहीं सर, ये ज़िंदा रहेगा. यू नो, यू हैव टू लव दैट एनर्जी. ऐसे नहीं भीड़ में दौड़ता फिर भी खामोश सा ये शहर, बसा कहीं और, लश्कारा फेंकता कहीं और ये शहर. बिल्लों की एक लड़की है पंजाब की, बिल्लों की जगी आंखों में सपना बन के घुस जाता ये शहर. सुबह 5:32 की पंजाब मेल पकड़वाता ये शहर. किसी के हाथ में कलम तो किसी के हाथ में हथियार थमाता ये शहर. किसी को दाऊद तो किसी को बच्चन बनाता ये शहर. भीड़ में दौड़ता फिर भी खामोश सा ये शहर. बहुत बढ़िया. टू लव दिस city in a different way. I don't want to live in this chaos. You know, I will, मेरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी. Let me go, हिमाचल में कहीं चला जाता हूँ. चले जाओ, बना लो इधर घर उधर घर, तोड़ दो फोड़ दो, वहाँ से आएगी नदी बहती हुई, वो कहेगी क्यों, why you are disturbing me?
फॉर योर ब्लडी क्रिएटिव प्रोसेस। तो उधर भी आप लोगों ने यहाँ भीड़ लगानी शुरू कर दी है, और मैं नेचर हूँ, मुझे आओ छू के चले जाओ, रोज मुझे चाहिए। किस बात का लालच है भाई? अपने शहर को साफ रखो। तो नहीं, मुझे तो अंधेरी स्टेशन अच्छा लगता है। वो मैं पीयूष मिश्रा का स्टूडेंट हूँ यार। उनको किसी ने टिप्स का एक कितना बड़ा सफ़ेद 4 बेडरूम अपार्टमेंट दे दिया भगत सिंह लिखने जब वो आए। बड़ा कमाल की चीज़ बताता हूँ, प्रोसेस था वो लिख दे दिया। पीयूष भाई हमारे अपने अलग ही मतलब उनकी अलग ही एक सोच भी है। अब उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। अरे यार अभी तो मैं 1-2 लोगों से मिला हूँ जो मेरे भी बाप हैं उनकी करने में। पर एक बार करके बहुत सही करते हो आप। हाँ मैं, अरे मनु कहाँ है तू? थोड़ा तो पीयूष भाई ने क्या किया, पीयूष भाई को घर मिल गया, टिप्स वालों ने दिया कि भाई बैठ के लिखो। अब वो लिख रहे हैं वहाँ पर, रोज़ शाम को मनु आ जा, दीपक आ जा, हनी तिरान आ जा, हम लोग वहाँ चले जाते थे। बैठे हुए हैं 10-12 लोग, बातें हो रही हैं। 15-20 दिन के बाद कहते हैं यार मुझसे नहीं लिखा जाएगा यहाँ। तो वो कहते थे मनु चाय बना यार, मैं आ रहा हूँ और मैं तेरे घर में बैठ के लिखा करूँगा, तेरे पास वो VIP या एरिस्टोक्रेट की अटैची है? मैंने कहा है। मैं आ गया, वो आए पीयूष भाई, उन्होंने एक सूटकेस लिया, उस पर हाथ से लिखते थे वो। पूरी भगत सिंह जो है उन्होंने हाथ से लिखी, और इतने पेजेस। बड़ी इमोशनल बात शेयर करूं, वही लक्की लक्की वो देखने के बाद अभी फिल्म फेयर नहीं मिला था मुझे। पीयूष भाई एक दिन घर आए और कहते हैं यार बहुत ही बढ़िया फिल्म लिखी है मनु तूने। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, ये एक बड़ी अजीज स्क्रिप्ट है मेरे पास, भगत सिंह पे जो मैंने लिखी थी। बड़े झगड़े कलेश हुए यार इसमें, अपना नाम भी पाने के लिए। कहते हैं यार ये मेरी तरफ से तोहफा है तेरे लिए। ओह, तो सर आपको अभी भी बंगाली बोल बोल के लोग बुलाते हैं? यार मैं क्या बताऊं आपको, अभी भी मैं परसों दिल्ली में था तो एक ने आवाज़ मार दी, बंगाली भाई। मैंने कहा हाय हेलो। फिर मैं कहता हूँ यार और कोई फिल्म नहीं देखते आप मेरी? तो ये एक खुशी भी है और एक दुख भी है। मैंने और कोई नहीं देखी। कहते सर क्यों नहीं देखी? अभी आपकी देखी थी मैंने, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है अपना भाई साहब, मैंने रहने दे, मुझे मेरी औकात पता चल गई है। और मन में ऐसे एकदम आया कि मन्नू करा PR, करा पब्लिसिटी। अगर ये इच्छा थी या इच्छा है कि लोग जाने और पहचाने, सो हाउ PR इज़ इम्पोर्टेंट। यार कितने लोगों को काम है यार, कौन देखेगा इतनी फिल्में किसी एक एक्टर की। एक बार मैं और सुधीर मिश्रा आफ्टर ये साली ज़िंदगी हम लोग कोई फिल्म देखने गए थे, ये इन्फिनिटी मॉल वाले PVR में। तो 2 लोग आए और उन्होंने से कहा कि सर एक फ़ोटो आपके साथ, मेरे साथ खिंचवा ली। फिर सुधीर भाई के साथ करके वो निकल गए। सुधीर भाई ने बड़ी प्यारी बात बोली थी, अरे यार मनु ये फ़ोटो खिंचवा रहे हम लोग बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, वी आर द स्टार्स इन द एब्सेंस ऑफ सलमान खान। सुधीर भाई से मैंने कहा यार क्या बात है यार, किसी को नाम नहीं यार मेरा याद है, जो भी मिलता है अभी भी सर बंगाली वो था, क्या नाम है इसका, अरे सर अभी देखी वो बड़ी अच्छी है उसका, आपकी मदर जो है कोमा से आती हैं। मैंने कहा दूर के दर्शन। फिर मैं आगे बढ़ के मैं बोलता हूँ तो, लेकिन ऐसा कभी सलमान शाहरुख के साथ नहीं होता यार। मतलब 30-40% तो ऑडियंस को अपनी नॉलेज में रखना चाहिए यार, कि थोड़ा सा तो नाम करने के बाद। बट हाउ PR इज़ इम्पॉर्टेंट यार राइट नाउ, लाइक इवन आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस, लाइक PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज अपने स्टूडियो के बाहर पैप्स आने वाले आपको खींचने के लिए? ना नहीं यार नहीं। वो वाला नहीं, कुछ और है PR एक अच्छा, मतलब PR भी अपने तरीके का होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर कोई एक्टर बहुत तगड़ा एक्टर नहीं है बट उसकी PR अच्छी हो रही है तो उसको काम मिल सकता है? नहीं सर देखिए, मैं एक्टिंग करना आर्ट है, पॉपुलर होना स्ट्रैटेजी है। मैं PR की बात कर रहा हूँ पॉपुलर होने के लिए। एक्टिंग को लेके मुझे कोई वो नहीं है।
कि मुझे पीआर की ज़रूरत है, वो तो करने की चीज़ है ना। देखो, आप, मेरे पास एक लर्निंग प्रोसेस रहा है। कोई एनएसडी से आता है, कोई नहीं एनएसडी से आता है, कोई एफटीआई जाता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन सीखने की तो एक प्रक्रिया होती है ना। सीखना तो है ही ना, आपको वो सीखना पड़ेगा। आपको गुरु तो धारना पड़ेगा ना। अब मैंने गुरु धारा, मैं लेट आया, मैं 28-29 का था जब आया, पर मैं सीख के आया। सीखने के बाद भी सीखते रहना पड़ता है निरंतर। अब आप देखिए, एक 18-19 साल का लड़का वो पॉपुलर हो गया, और वो मुझसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, पर मैं उसको आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, मैं उसको पॉपुलर कहूँगा। उस पॉपुलैरिटी पर वो एक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है और पॉपुलैरिटी का मज़ा ले रहा है। कल अगर ये नहीं रहा तो वो आर्ट का मज़ा तो नहीं ले पाएगा ना, मैं आर्ट का मज़ा लूँगा। हमारा काम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मुझे पीआर की ज़रूरत है। काम मिलता है, पॉपुलर को ज़्यादा काम मिलता है, पर उससे नुकसान ये हो रहा है कि सब पॉपुलर होना चाह रहे हैं। यू नो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को बुला लेते हो, उनमें बहुत अच्छे भी हैं तो कुछ ख़राब भी हैं। आप बुला लेते हो, वो आपका वक्त ख़राब करते हैं, है ना। आपसे आँख नहीं मिलाते वो काम करते हुए, एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, कैमरा के एंगल्स को नहीं समझते हैं, टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं कि आप ऐसे, तो फिर कैसे तैसे काम हो जाता। पैसे चले जाते, पर पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं। फिल्मों में कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए ना तो उसको बेचारा करना आता है हमारे सिनेमा को। आप क्या समझते हो? वो एक अलग मार्केट तो है। आप में फिर ऐसा होता है कि अब दिखाता हूँ इसको, ना ऐसा होता है? ना वो ऐसे समझ जाएगा हम तो पहले दिन से जानते हैं कि जैसे मेरे को किसी इंजीनियर को देख के नहीं कि तेरे को मैं दिखाता हूँ एक्टिंग, ना मैं किसी डॉक्टर को बोलूंगा मैं तुझे एक्टिंग दिखाता हूँ, ऐसे ही मेरे लिए है। मेरे लिए तू कभी एक्टर नहीं है भाई, जब एक्टिंग करेगा तो एक्टर है। करके दिखाओ। हाँ, करके दिखानी पड़ेगी आपको, और उसके लिए आपको मौका मिलेगा। लेकिन आपने एक्टिंग करके दिखा दी, लेकिन एक्टिंग को नशा नहीं बनाया अपना, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत नहीं बनाई, आपने कसमें नहीं खाई, आपने ग्रो नहीं किया, आपने हंगर नहीं बढ़ाया, तो फिर आप एक्टर नहीं हो यार। एक्टिंग या तो होती है या नहीं होती है, ये भी पीयूष भाई बोलते हैं। और जिस दिन होती है उस दिन किसी से भी होती है, क्योंकि चाहत होती है एक्टिंग करने की। और किसी दिन नहीं होती है ना, तो मालिन ब्रांडों से भी नहीं होती है, ये भी उनका कहना है। तो आपको अपना प्रोसेस, अपनी टेक्निक, अपने प्लस पॉइंट्स, अपने माइनस पॉइंट्स, सबको मद्देनज़र रख के लिखे हुए कंटेंट को, अपने कैरेक्टर को निभाना पड़ता है। एक्टिंग किसी एक चीज़ का मोहताज नहीं होता है, कभी एक्टिंग एक चीज़ की मोहताज नहीं होती। कभी भी आपने लाइन याद कर ली, आप एक्टर बन गए, नहीं भाई। मैंने कई दफ़ा देखा है कि प्रॉपर्टी पड़ी होती है, चाय ब्रेकफास्ट लगा होता है, सीन हो रहा होता है, आप अपने डायलॉग बोल के चले जाते हैं। वाई यू आर नॉट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी? प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर हैज़ वर्क हार्ड ऑन दैट, नो। तो आप करो ना, आप यूज़ करो, क्योंकि आपको पता आप कंटिन्यूटी में फंस जाओगे। अरे फंस जाओगे तो कोई बात नहीं भाई, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसका काम है कंटिन्यूटी देखना, वो आके आपको बड़े, सर आपने वो शॉट हमने ओके कर दिया है, तो अब तो आपको कप उठाना ही पड़ेगा। ओह थैंक यू यार, चलो आपने उठा लिया। सर आपने वही लकी लकियों में अपना राइटिंग का तो हमें बताया पूरा, आपको कैरेक्टर कैसे मिला? क्योंकि आप आई थिंक लिखने गए थे फिल्म डायलॉग। हाँ, मुझे डायलॉग्स लिखने के लिए बुलाया था दिवाकर ने, और उसके बाद डायलॉग्स लिखते लिखते मैं दिवाकर के साथ ट्रैवल भी करने लगा। जैसे मुझे पहले ही शूटिंग से पहले दिल्ली ले गए वहाँ, फिर जब एक्टर्स आने लगे, कमाल की चीज़ है पता है, परेश रावल 3 कैरेक्टर्स के लिए अकेले साइंड हो गए, अभय देओल वॉज ऑलवेज देयर, और भी एक्टर्स होते जा रहे थे, मंजोत भी हो गया था यंग, उसके लिए बंगाली अभी तक नहीं हुआ था, और बंगाली बहुत पाइवेटल, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। मैं रीडिंग करता था ना जब, तो मैं जान के एज एन एक्टर रीडिंग करता था कि रीड लाइक एन एक्टर। अच्छा, कैरेक्टर को थोड़ा उभार देता था। खुद का ही लिखा हुआ है, थोड़ा दिवाकर लिख रहा है,
फिर भी एक दो चीज़ ऐड कर देता था कि एक माहौल बन जाए। तो मुझे याद है कि वहाँ वसीम एक हमारा जो प्रोड्यूसर था, उसको लगता था कि मुझे करना चाहिए बंगाली। तो मैंने कहा तो दिवाकर को बोल। दिवाकर को उसने बोला, मैंने भी बोला, तो दिवाकर कहता है यार बड़ी मुश्किल हो रही है, यूटीवी है मनु, वो किसी नए पे बिलीव नहीं करना चाहते, वो राज जोशी या विजय राज या राजपाल यादव, भाई तीनों कमाल के एक्टर हैं यार, पॉपुलर भी हैं, तो उनके साथ, उनमें से किसी एक के साथ करना चाहते हैं। बहुत पहले विनय पाठक को बोला था, पर विनय पाठक को नहीं समझ आया, उन्होंने मना कर दिया टाइप्स। मैंने कहा ठीक है, ये है वो है, चल रहा है। तो वही इंतज़ार का एक अपना ही एक पेस होता है ना, उससे थोड़ा थोड़ा लगता था कि चल यार कोई बात नहीं, कोई कुछ भी अच्छा सा मिल जाएगा मैं कर लूँगा, कुछ तो मैं कर ही रहा था, ये दिवाकर ने बोला था। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं परेश सर के पास गया सीडी लेके, और उन्होंने सुनी। फिर उन्होंने कहा कि अरे मनु भाई चलो आज एक दो पैग लगा लेते हैं। तो उन्होंने सिंगल मॉल्ट पहली बार बताई मुझे, और हुआ क्या, उन्होंने सिंगल मॉल्ट का एक पैग बनाया और मैं उसमें आइस डालने लगा और आइस के बाद पानी मिलाने लगा। तो कहते हैं मनु सिंगल मॉल्ट इसको ऐसे ही पिया जाता है। मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैंने सिर्फ लगाई, बातें की, उनकी बातें, उनकी कहानियाँ बहुत मज़ेदार, उसका भी एक नशा, माहौल का एक नशा। आप बचपन से देख रहे हो परेश रावल, उनके साथ बैठ के आप एक एक ड्रिंक मार रहे हो, ड्रिंक सेकेंडरी है, बातें हो रही हैं इतनी हसीन। उन्होंने भी यही बात बोली यार कि बंगाली तो तुम्हें ही करना चाहिए मनु। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी मर्ज़ी का रोल एक बार महेश भट्ट से मांग लिया था। अच्छा। और तुम भी जाओ, और पंप हो गया होगा आपको भी। उन्होंने मुझे बोला जाके ऊपर बोल दो बिंदास मनु भाई देखेंगे। मैं ऊपर गया, मैंने बोल दिया, रॉनी स्क्रूवाला ने खोला रूम, बोल दिया। दिवाकर ऑलवेज वांटेड कि आई शुड प्ले अ रोल, यू नो। परेश जी फेल्ट दैट आई शुड प्ले दिस रोल। वसीम एंड टीम लाइक प्रिया श्रीधरन एंड ऑल, एवरीवन, यू नो, मतलब मोनिका एक आर्ट डायरेक्टर, फराज हैदर एक असिस्टेंट डायरेक्टर, सबको लग रहा है। तो मैं जाके मैंने कहा यार ये प्रोड्यूसर्स नहीं लेंगे, उनकी भी अपनी मजबूरी है कि मार्केट करें अच्छे से। मैं जाके बोल आया। 3-4 दिन के बाद दिवाकर का फ़ोन आ गया कि मनु बेड़वी आलू ले आओ चांदनी चौक से। दैट स्पेशल पूड़ी आलू दिल्ली के होते हैं, वो पूड़ी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। वो कचौरी और पूड़ी के बीच का होता है। अच्छा। है ना। तो मैंने कहा भाई ले आता हूँ, मैं घर आया हुआ था चांदनी चौक पापा से मिलने। अच्छा। काम के। तो मैंने कहा ले आता हूँ, कहते हैं आ जाओ बंगाली। ओ भाई मैं पहुँचा सीएस, और सुबह सुबह फ़ोन आया। अच्छा। सुबह सुबह ही फ़ोन आया था, कुछ 7:30 पौने 8 बजे करीब। अच्छा। मैं भागा 8:30 बजे, पहली धार की मैंने बेड़वी। हाँ। पूरे अपने जितने भी हम लोग थे, हाँ। जो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, 4 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो गई यार। थिएटर में क्या क्या सीखा आपने? सबसे पहले मैंने सीखा फेड इन और फेड आउट। ये बड़ा इमोशनल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है थिएटर का, जिसको हम एडिट बोलते हैं ना, कट टू गया। ऐसे एक सीन का ख़त्म होना फेड आउट होता है और एक नई सीन की शुरुआत होना फेड इन होता है। पर इसी में बहुत कुछ इमोशनली कम्युनिकेट किया जाता है। बैक स्टेज करना बड़ा ज़रूरी है थिएटर में। बैक स्टेज क्या होता है? बैक स्टेज में आपको थिएटर में आने से पहले जो भी पीछे घटता है, रिहर्सल से लेके स्टेज तक, वो सब आपको आना चाहिए। पर आप एक्टर नहीं हो फिर उसमें? नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर नाटक में एक्टर हो। मैंने बैक स्टेज किया और मैंने बैक स्टेज 2 साल तक किया। अच्छा। मुझे रिहर्सल्स में मुझे टेस्ट किया जाता था। अच्छा। लेकिन मुझे रोल नहीं दिया जाता। 2 साल लगे? 2 साल लगे। ओके। और बहुत से काम हैं, जाइए आप परमिशन लेके आइए, तो ITO जाना है, परमिशन लेके आना है, ठीक है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। दीज आर बैक स्टेज वर्क। आपका क्या पोस्टर होना चाहिए, रेफरेंसेस लेके आओ। यूट्यूब का ज़माना नहीं था भाई, रेफरेंसेस लेके आना अपने में एक चीज़ होती थी। तो वो करना, फिर बैठकर पोस्टर डिज़ाइन करना, उनको डिस्कस करना, देन उनको छपवाना।
छोटे छोटे इन्फॉर्म करने के लिए एक पैम्फलेट से बनाते थे, उनको और ऑडिटोरियम्स में जहाँ नाटक हो रहे हैं उनके नाटक के बाद ऑडियंस में बांटना, है ना, किस अच्छे जो थिएटर के दिग्गज लोग हैं उनको इनवाइट करना अपने में, ये सब बैक स्टेज का काम है। अखबारों में कोशिश करना कि किसी भी तरीके से फ्री में कोई ऐड छप जाए, बट ऐसे स्टेज पे उतार देना करेक्ट होता भी नहीं था। आपको परखा जाता कि आप में मैच्योरिटी कितनी आ रही है एज एन एक्टर। आप नाटक के अंदर जो सब टेक्स्ट है उसको समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। करेक्ट। उस सब टेक्स्ट वो ज़रूरी नहीं है, हम लोग सब अलग अलग सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, है ना, तो हम लोगों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना, एक गिव एंड टेक होता है थिएटर में, यू नो। आपने एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि 1 2 3 ये डायलॉग ख़त्म हुआ और जिसकी एंट्री है शार्प उसकी हो जानी चाहिए। अगर उसने लेट कर दिया तो एक रिदम टूट जाएगा, एक विजुअल मैजिक जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यू नो। सो यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। और हम लोग जो थे वो कोई इतने मैच्योर थिएटर एक्टर नहीं थे सब लोग, है ना। हम लोग सीखे भी नहीं थे ना, हम लोग सीखे भी नहीं हुए थे। और अस्मिता में तो वो लोग थे जो एनएसडी में नहीं जा पाए। कई लोग थे ऐसे जिनका एनएसडी में नहीं हुआ, उन्होंने फॉर्म किया। मुझे कुछ नॉलेज है तो मैं शेयर करूं आपसे, आप शेयर करें उनसे। शेयर करते करते वो उस समय 60-65 बच्चों का ग्रुप था यार। ओके। और अरविंद जी संभालते थे। फिर पीयूष मिश्रा की एंट्री हुई हमारे ग्रुप में। उन्होंने अपना एक फॉर्म लेके आए, उन्होंने अपनी एक जिंदा दिली दिखाई। हम लोग करते रहे, आज तक अस्मिता नाटक करता जा रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ हमने सीखी कि काम करते रहना, निरंतर रुकना नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच थिएटर टीचेस यू। तो आप मुंबई किस ईयर में आए फिर? मुंबई में आया था 99 में। 99 में। तो आपका कुछ इधर सपोर्ट था या बस नहीं, बस मैं अपने ग्रुप से पहला ही था जो आया था। अच्छा। अपने परिवार में भी पहला था जो बॉम्बे आया। पहली बार जो बॉम्बे आए? हाँ, कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ। पापा ने कहा ध्यान से जाना यार, खाली हाथ मत आना। अच्छा। क्योंकि उनके बहुत सालों के बाद उनका इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि स्ट्रगल करने तुम जाओगे, लोग मुझ पे ये सवाल उठाएंगे कि सुभाष तू चाहता तो, सुभाष मेरे फादर का नाम है, तू चाहता तो अपने लड़के को सेट कर सकता था यार, कोई दुकान खोल के दे सकता था, फैक्ट्री खोल के दे सकता था। दुकान तो थी आपकी ऑलरेडी, और खोल देता। हाँ। जो वो करना चाहता था, तूने क्यों भेज दिया एक्टर? पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैंने इसलिए भेज दिया क्योंकि तू चाहता है, और मैंने तेरा नाटक देखा है, थोड़ी और मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ कर लेगा। लेकिन कामयाब लोगों को मत देख, उन लोगों को देख जो नाकामयाब भी हैं, जो काम तो कर रहे हैं लेकिन छोटा छोटा कुछ कर रहे हैं बस। तो उसी समय एक प्ले था रक्त कल्याण, जिसका एक छोटा सा न्यूज़ क्लिप आया था। तो वो न्यूज़ रीडर कुछ बोल रही थी और साउंड नहीं था उसमें। मेरी शक्ल थी और मैं कुछ सीन कर रहा था। तो मेरी दादी बैठी हुई थी वहाँ, राम प्यारी चड्डा। तो दादी ने मेरे को पंजाबी में बोला कि चुप रहने वाला एक्टर ना बनी, बोलन वाला एक्टर बनी। सो स्वीट ऑफ हर। तो बहुत सवाल उनको के जवाब भी नहीं होते थे। पापा कहते हैं यार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करने गया है, तो मैंने कहा एक्टिंग करने गया है। कहते हैं क्या साइड एक्टिंग या मेन एक्टिंग? पापा के पास कोई जवाब नहीं होता था, बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, नो। तो वही था, मैं 99 में बॉम्बे आया भाई। बट सपोर्टिव थे आपके पेरेंट्स? मुझे सपोर्ट किया, पर सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो हमारी मिडिल क्लास फैमिली में कि आपको 1 साल का मौका दे रहे हैं, आप जी लो अपनी ज़िंदगी, फिर आके सेटल हो जाओ, क्योंकि आप अगर फेल हो गए तो हम भी फेल हो जाएंगे। तो 1 साल तक पापा ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन वो मेरे नशे से वाकिफ़ नहीं थे कि मैं 1 साल के बाद वापस नहीं आऊँगा। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट यही की थी, जो सफ़ेद झूठ बोला था मैंने अपने जीवन में कि यार 1 साल दे दो, नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा। पर मैं आया नहीं यार, बड़ी तकलीफ़ थी उनको सारे, मतलब जब तक 4-5 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते ना,
कुछ ऐसा फिल्म फेयर टाइप का, उससे पहले तो तकलीफ ही होती है नहीं। तो एक तकलीफ तो दी मैंने उनको कि यार ये क्या है यार, तू कुछ हुआ, काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सर टिश्यू चाहिए आपको? नहीं ठीक है, जाने दो। तो वो एक वो हम सब एक्टर्स के साथ होती है, बट हम मजबूर हैं यार, हम झूठ ना बोलें तो फिर क्या करें, है ना। तो वही है। तो आपने पहला फ़ोन कॉल जिसमें आपने बोला होगा पापा को कि कर लिया मैंने, ये कर लिया पापा, आप ये देखो? अरे यार मैं तो बहुत झूठ बोलता था, झूठ सुनता था। यहाँ पर कई एक्टर ऐसा बोलते थे, यार एक मैंने फिल्म की थी, एडिट हो गया, एक मैंने वो फिल्म की थी यार, रिलीज़ ही नहीं हुई। तो एक दिन मैंने बोला कि पापा ने मुझे बताया कि अक्षय कुमार चांदनी चौक का है, उन्होंने पढ़ा होगा कहीं। तो मैंने 1-2 हफ्ते के बाद ऐसे उन्होंने पूछा कुछ हुआ, मैंने कहा पापा नज़र ना लगे मैं सच बताऊं, अक्षय कुमार के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ। ओए हाँ ये वो, उनको 1 महीना खुश रखा। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने पूछा हुई शूटिंग शुरू, मैंने यार पापा फिल्म ही रुक गई। मैं ऐसे झूठ बोलता था। तो सबको बताया होगा उन्होंने जाके अक्षय के साथ? मैं ऐसे झूठ बोलता था बहुत ही, मतलब मेरे को लगता था 1 महीना तो खुश रहेंगे, अगले महीने शुरू हो रही है, मैं पापा रुक गई यार, ओ यार कोई नहीं यार, रुक गई, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। ही वॉज वेरी सपोर्टिव यार। फिर बीच में एक माइथोलॉजिकल शो मिल गया, क्योंकि एक चिट्ठी मेरे पास थी बी आर चोपड़ा के जो भाई हैं, राज चोपड़ा। अच्छा। ही वॉज माई नेबर इन दिल्ली। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के मेरे को दे दी। तब बी आर साहब जिंदा थे, मैंने उनको चिट्ठी दी, उन्होंने कहा अगले हफ्ते आ जाओ। और किसी ने उनको ऑफिस में से बुलाया, मैं अगले हफ्ते चला गया। उन्होंने कुछ ऑडिशन बोला मुझे, क्या किया है तुमने, मैंने कहा अच्छा कुछ करके दिखा दो। तो एक रक्त कल्याण का श्लोक था, इंद्रो जयतीना प्रजायता अधिराज राज सुराज यात्रे, एंड पूरा वो करके सुनाया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है आप अग्नि देवता बन जाओ। तो अपन तो खा पी के आए थे यार, माँ बाप के मतलब जैसे खाते हैं हम लोग। तो यहाँ आए तो यहाँ सारे लोग बोलने लगे लीन होना पड़ेगा भाई, लीन होना पड़ेगा। तो मैं लीन हो गया यार। 2 महीने के बाद शूटिंग शुरू होनी थी, उन्होंने बुलाया, कहते ये क्या कर दिया तुमने, पतले हो गए, तुम अग्नि देवता कर रहे थे। तो गूफी पेंटल और रवि भैया तो दोनों ही नहीं हैं अभी इस दुनिया में। तो रवि भैया ने कहा कि व्हाट हैव यू डन, व्हाई हैव यू लॉस्ट वेट। मैंने कहा चलो भाई काम मिल रहा था एक, वो भी गया। फिर कहते बैठो, 15 मिनट के बाद पता नहीं क्या हुआ, कहते आके चलो इसको अग्नि देवता नहीं, इसको वरुण देवता बना दो। तो वरुण देवता बन के काम शुरू हो गया। तो ये साथिया से पहले था? साथिया तो एक छलावा है यार, एक धोखा है, यू नो, कुछ पता नहीं था। ये साथिया मेरे ख्याल शूटिंग साथिया की पहले हुई थी। मैं शाद अली के घर गया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे सीन है और ये है वो है, बीच में कुछ और भी उसने बताया। मैंने कहा कर लेते हैं यार, शाहरुख खान को ही देख लेंगे। शाहरुख खान को भी देख लिया उस दिन, थोड़ा सा फिल्म डिवीज़न टाउन में एक था, वहाँ पर सेट लगा हुआ था और ये सीन हुआ। अब इम्पोर्टेंस ऐसे बताई जाती है ना कि आपके कैरेक्टर की, हाँ यार, कि रानी मुखर्जी जो है वो मरने वाली है और तुम वो इम्पोर्टेंट डॉक्टर हो और मैं ही बचाऊंगा उसको, मतलब कुछ ऐसा करके आइदर ही ओके, सब काइंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन विल डू एंड विल मेक अ सीन, बट ऐसा कुछ होता नहीं है यार। एक दिन का काम तो मतलब थोड़ी भी आपके पास डिग्निटी है ना, और मतलब पेट में भूख खाने वाली कम है और जेब में थोड़े से पैसे हैं, तो ये एक दिन का काम भी सवाल उठा के करना चाहिए। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस विच आई गॉट फ्रॉम साथिया, कि मैंने कहा अच्छा भाई मैं तो पूछूंगा अब, ऐसे नहीं कि शाहरुख खान है तो चले जाओ वहाँ जलील हो जाओ सेट के ऊपर। वैनिटीज़ का ज़माना तो आ गया था, पर आप बैठे हो एक चेयर में इडियट की तरह ना, थोड़ा सवाल उठने लगते हैं अपने ऊपर ही कि क्या करने आए हो आप। फिर मैंने माँ शक्ति उसके बाद किया था, उसमें अच्छे पैसे से भी मिले। अच्छा। बड़ा प्यार मिला। 52 एपिसोड थे उसमें? 52 एपिसोड में मैं हर एपिसोड में था। नाइस। एक लाइन बोलो 2 लाइन बोलो आपका चेक बन जाता था पर एपिसोड। अच्छा। एंड आई थिंक दे वर पेइंग मी 6,500 रुपीज़ पर एपिसोड। ओह दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। या आई वाज सो हैप्पी यार, मतलब मेरा पैसा रेंट सब कुछ निकलने लगा। हाँ। है ना, लेकिन मैं उस प्रोसेस से बोर हो गया। वो मेकअप जो है ना, जैसे वो दीवारों पे मारते हैं ना पुट्टी, पीओपी मारते हैं, ऐसा मेकअप करते थे वो
आँखों के नीचे और ये वो और जो उसकी कॉस्ट्यूम होती थी हैवी होती थी, वो होता था। एंड फिर उसके बाद वो बड़ी फनी सी एक्टिंग होती है यार उसके अंदर, लाउड डायलॉग वाले तो हो गए। अब एक सीन में मुझे बोला जाता था कि आप नीचे देखिए और देखिए नीचे, और गहरा देखिए नीचे, शिव पार्वती का विवाह हो रहा है, और गहरा देखिए। और मैंने कहा कितना गहरा देखूं यार, यही तो है सब। और गहरा और गहरा और गहरा, समझ ही नहीं आ रहा। वो जैसा रिदम में बोलते असिस्टेंट डायरेक्टर, और गहरा। एंड नीचे एक वो पान खा के जो है वो शिव और पार्वती की फोटो लेके ऐसे, अब धुआं आएगा, आप देखिए पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, तो आप ऐसे देखें, आप इधर उधर देखें, थोड़ा डर जाएं, आप ऐसा करें। तो मैंने कहा यार दैट इज नॉट समथिंग विच आई शुड डू आफ्टर 52 एपिसोड्स। या नहीं, उस प्रोसेस में ही बीच में 52 तो कमिटमेंट था, वो शूटिंग के प्रोसेस में ही। ओके। और फिर मुझे 2-3 लोगों ने रिकमेंड किया और मैं धीरज सर से मिला। वो भी माइथोलॉजी के खूब शोज़ किए हैं उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कृष्णा में कुछ अच्छा लंबा एक रोल दिया और आ गया था वो रेट मेरा कि अब मुझे पर डे का कुछ 5,000 रुपये मिलेगा। इट वॉज 6,500 रुपीज़ पर एपिसोड, जिसमें 2 दिन लगते थे, 3 दिन भी लग सकते थे। ये तो 1 दिन का मिलेगा। और उनका कमिटमेंट था कुछ 60 दिन का, ऐसा कुछ 10 के करीब पहुंच गए थे हम। मैं नहीं किया यार, मैंने नहीं किया। एंड देन आई मेट रजत कपूर, you know. He was starting this play called C4 Clowns, which was a gibberish play. And I met him and I saw him. I said, यार ये तो हमारे दरियागंज का ही है, जीसस क्राइस्ट। वो दाढ़ी गाड़ी बढ़ा के घूमता था ना, तो मैं 1-2 बार पकड़ भी लिया, तो उनको याद नहीं था। मैंने, भाई साहब आप जीसस क्राइस्ट लगते हो। कहते थैंक यू, बोल के चला जाता था। तो कट टू आई मेट हिम बैंड्रा नेशनल कॉलेज, जहाँ वो रिहर्सल करते थे। देन आई got little stuck with like Vinay Pathak. Wow, Vinay Pathak is also there. And अतुल कुमार वो भी है, अच्छा रणवीर शोरी भी है, आसिफ असरा भी है। मैं बड़ा खुश हो गया कि इनके साथ इन्वॉल्व होऊंगा। और उसके बाद दिल की बातें होने लगी रजत के साथ। तो रजत ने कहा मैं एक फिल्म भी शुरू कर रहा हूँ यहाँ, रघु रोमियो। मैंने कहा, और वो 435 लाइक मूवी कैमरा में है। मैं सर मुझे भी कुछ मिलेगा? या ऑफ कोर्स मनु। एंड ही कॉल्ड मी। कैमरा ऑन हुआ, मैं सेट पे था। रघु रोमियो फिल्म थी, विजय राज वॉज प्लेइंग रघु रोमियो, मारिया गुरती वॉज ऑल्सो देयर। अगर आपने नहीं देखी तो मस्ट वॉच दैट। मेरे को देखनी है, देखूंगा मैं। तो मैं वहाँ सेट पे अपने कैरेक्टर में आ गया, जो कॉस्ट्यूम थी, डायलॉग्स भी याद कर लिए। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, मुझे नहीं पता था कि उस कैमरा की एक आवाज़ होती है, गड़ 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 गड़। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैं तो भूल गया भाई साहब। मेरे तो ये दिमाग में आ गया कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो दूध ही बाहर छोड़ आया हूँ घर के। कहीं वो फट ना जाए, वो मेड आएगी, वो कैसे। मेरे से डायलॉग ही नहीं निकले। रजत कहता है कोई बात नहीं, आई नो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। मैंने कहा नो सर, आई फेस कैमरा विद मैथोलॉजिकल एंड ऑल। कहते नो दिस 435 मनु। I said okay। फिर दोबारा उसने बोला, फिर वही गलती। 3-4 बार ऐसा हो गया यार। फिर रजत मेरे पास आया, कान में बोला कि यार मनु, आई डोंट हैव मनी टू वेस्ट एंड टाइम ऑल्सो। तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं करूँगा। फिर राफे कैमरा मैन, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। विजय राज ने बोला, अरे मन्नू यार पुरानी दिल्ली का है तू, उनका एक अपना तरीका है, यूँ कर लेगा तू मेरे भाई। मैंने कहा यार कितने प्यारे लोग हैं सब। 1-2 और एक्टर्स भी थे। एक हंसा था उसमें से, जो मेरा आज भी दोस्त है, वो अब एक्टिंग नहीं करता। अच्छा। वो हंसा था मेरे पे, क्या हो रहा है चड्डा तुझे, होता है कोई। तो उसकी हंसी काम आई, इनका सपोर्ट काम आया। एंड कॉन्सेंट्रेट करके वही कि एक्टिंग थिएटर और कैमरा में एक ही होती है, अलग नहीं होती। टेक्निकली आपको समझना पड़ता। वो अच्छे से हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। और जब सीन निकल के आया तो रजत ने एडिट में बुलाया, मतलब डबिंग के समय जब बुलाया तो वो दिखाया कि देख यू आर नर्वस मनु, देख कितना अच्छा किया तूने।
एंड आई फेल्ट कि यार ये तो हो सकती है एक्टिंग, यू नो। नाटक भी उस तरीके के किए थे, माइथो भी उस तरीके का, ये थी रियलिस्टिक एक्टिंग। वहाँ से मैंने वो रियलिस्टिक एक्टिंग का फॉर्म पकड़ा यार एक्चुअली। अभी मुझे बैठे बैठे याद आया कि कहाँ से पकड़ा मैंने, आई थिंक रघु रोमियो से। तो आपको वही लक्की हुई कि इतने बड़े सक्सेस के बाद आपने अवार्ड्स वगैरह जीत लिए, उसमें लगा था कि अभी रास्ते आसानी से खुल जाएंगे? मेरे को लगा था कि आसानी से खुल जाएंगे, लेकिन आसानी से खुले नहीं। आप खूब खाली बैठे उसके बाद। कितना टाइम? मुझे तो 1.5 साल तक तो कुछ समझ नहीं आया कि सामने से कुछ नहीं आया। आता था पर लेकिन आपको हाँ, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा था कुछ कि ना बहुत बड़ी फिल्म में आप एक इडियट हो, मतलब अब आप साइड किक हो। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसे एक्टर भी हैं जो मेरे साइड किक लगते थे, उनका भी मैं साइड किक हो जाऊँ यार। अच्छा। इतनी थोड़ी हद्दी कट रही थी यार। हम जब कुछ काम नहीं कर रहे थे तब ऐसे रोल्स को ना बोल देते थे, यू नो। तो फिर वो डिले होता चला गया। फिर सुभाष कपूर की फंस गए रे ओबामा आई, और वो कुछ वर्क कर गई। मतलब वो भी, सुभाष भी भाई है, साथ में ही बरिस्ता में बैठा करते थे, किस्से कहानियाँ सुनाते थे। अच्छा। एक दूसरे को एंटरटेन करते थे। उन्होंने फिल्म लिखी और मुझे यार मेन रोल ही दे दिया। मतलब मैं तो अन्नी था उसमें, और मैं और पहले परेश रावल थे, फिर बाद में रजत कपूर आए उसके अंदर। परेश भाई नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो सुभाष भाई की वो फिल्म मिली। बहुत बढ़िया फिल्म है वो भी। बहुत ही यार, बहुत ही मुझे मज़ा आया था उस फिल्म को करने में भी, बहुत मज़ा आया। वो जो आपका एक वो सीन है ना कि वो कि पैसे यूएसए से नहीं आएंगे, बुश को पता लग जाएगा, एफबीआई पीछे लग जाएगी तुम्हारे। पीछे लग जाएगी। बहुत ही कड़क है। उसमें आपने इम्प्रोवाइजेशंस बहुत किए होंगे, आई एम श्योर। थोड़ी। सुभाष का ना एक लिखने का तरीका है। आई थिंक सुभाष अच्छा एक्टर है। अच्छा। सुभाष कपूर क्या करता है, वो लिखने के बाद ना एक स्पेस छोड़ के अचानक उसकी जो लय होती है ऐसे होती है कि ये ऐसे बोलता है तो ये इसका माइंड है, ये यहाँ इम्प्रोवाइज करेगा। आपको पता है मैंने ओए लक्की में इम्प्रोवाइज़ किया है, मैंने तमाम फिल्मों में इम्प्रोवाइज़ किया है। सुभाष कपूर की फिल्मों में वो इम्प्रोवाइज़ लिखता था। ओके। वो दोस्त था, वो जानता था कि मनु ऋषि में ये कमाल है, तो मैं मनु ऋषि की तरह सोच के ये कर दूं, मैं संजय मिश्रा की तरह सोच के ये कर दूं। उसके सच में उसका इम्प्रोवाइज बहुत कम पूछ के कि यार ये वाला हाँ कर ले मनु, यू नो। जैसे एक सीन में मैंने पूरा इम्प्रोवाइज़ किया था जब मैं पहली बार रजत कपूर से मिलने जाता हूँ ना, और उनको बोलता हूँ कि मुझे अमेरिका ले जाओ, मैं तैयार हूँ। जो पैरों में उसके उसमें मैंने किया था, मैं फर्स्ट फ्लड देखी मैंने एक बार, फिर मैंने दोबारा भी देखी, और मैंने ये भी देखी, वो CNN में देख लो, इसमें देख लो। वो एक सीन के अंदर एक दोनों का बैठ के सुर इम्प्रोवाइज था। अच्छा। और वो जो हिलेरियस सीन था वो पूरा यार उसने लिखा हुआ था यार, सुभाष ने। मतलब इश्तियाक ने जो किया है, रेड चिक और ये चिक, मैंने ये किया था कि बात दरअसल ये थी सर, द थिंग, ये टॉक वाज दैट सर, यू नो। वो छोटा इम्प्रोवाइज करना, बट उसकी लय में इम्प्रोवाइजेशन है। आई थिंक वार्तालाप की भाषा जिसको हम बोलते हैं। इम्प्रोवाइजेशन कोई ऐसा तो है नहीं, कोई भगवान का एक यंत्र है, वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्टिंग कैरेक्टर के बीच में। इम्प्रोवाइजेशन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ऐਵੇਂ ही नहीं बोली जाती है। आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक नहीं आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब एक शो था शहर लखौट, नवदीप सिंह ने, तो उसमें मैं एक बड़ा ही चापलूस सा पुलिस वाला हूँ। मैं जाता हूँ, चंदन रॉय सन्याल का एक कैरेक्टर है, बहुत रईस आदमी है, उसके घर में मैं घुसता हूँ और उसको मैं पटाने के लिए आया हूँ कि साहब मैंने ये खबर दी है आपको, थोड़ा मुझे इनाम भी दे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और वो अकड़ में बोलता है कि हाँ चलो ठीक है कर देंगे। व्हेन आई एंटर्ड आई सॉ दैट लोकेशन। उस लोकेशन में मैंने देखा कि एक जहाँ पर वो बैठा वहाँ एक स्विमिंग पूल है जहाँ 2 फिरंग लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो मैंने वो स्विमिंग पूल में नज़र दी, उनको किया, ये इम्प्रोवाइजेशन है। अब मैं आया, मैंने टेक दे दिया। अब टेक देने के बाद फिर मेरे अंदर वही यू नो खाले मैंने नवदीप को बोला, मैंने नवदीप यार एक और ले ले यार प्लीज़। मैंने चंदन को भी बोला मैं ये करना चाहता हूँ। नवदीप फेल्ट गुड, मना कर देता है वो,
इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, ही बिलीव्स इन हिज राइटिंग। मना कर देगा तो कोई बात नहीं, और वो कर भी देता था, पर यहाँ उसने मना नहीं किया। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट हाउ आई इम्प्रोवाइज टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग और एनहांसिंग माई कैरेक्टर। मैं पहुँचा वहाँ और मैंने बोला कि ऐसे साहब जी, मैंने तो आपको खबर दी है, और आप थोड़ा सा जो है चेरी जो है केक की वो मैंने दे देना, ये डायलॉग था, और थोड़ा मेरे को आप कुछ प्रसाद दे देना। वो कहता है ठीक है जाओ। तो मैंने ये बोला उनको, और फिर अचानक मैं रुका और मैंने कहा साहब एक और बात पूछनी थी आपसे चौधरी साहब। तो उन्होंने बोला पूछो। कहते ये जो स्विमिंग पूल है छत पे आपने बनवाया है, अगर ये घर पे बनवाना हो तो कितना खर्चा आ जाता है? सो दैट वाज माय इन्वॉल्वमेंट, नो, एंड ही लाइक्ड इट। दैट सीन इज स्टिल देयर इन शहर लखौट। सो दीज आर द इम्प्रोवाइजेशन, यू नो। आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि आप यू अर्न बटर फ्रॉम एक्टिंग एंड पराठा फ्रॉम राइटिंग। हाँ। सब्जी कहाँ से आती है? यार देखो, आलू का पराठा तो नेचुरली होता है, आलू तो मिल ही जाता है लाइफ में, नहीं तो मक्खन और पराठे से बढ़िया कोई चीज़ होती नहीं। आप जितना मर्जी खाओ, ये देख नहीं रहे डबल चिन्हें बनी हुई हैं यहाँ पे, किस लिए बनी हुई है? तो नहीं, हमारा ये था कि बटर भी तो महंगा हो सकता है। हो सकता है, तो मेरे रेट भी महंगे हो जाते हैं। हो जाते हैं हाँ, उसमें हाँ, कभी-कभी। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे मैं ईश्वर की दुआ से माशाल्लाह पैसे मैं मांगता भी हूँ, और मैं कन्विंस भी करता हूँ कि मुझे आप दो। तो मुझे लोग महंगा राइटर बोलते भी थे, अच्छी बात है वो तो, और मुझे अच्छा भी लगता था। पर क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास दिल की कहानी है, तो मैं 11 रुपए में भी लिखता हूँ। क्या दिल्ली क्या लाहौर एक फिल्म थी, प्रोड्यूसर नया था, मैंने 1100 रुपये में फिल्म लिखी थी यार। क्यों लिखी थी मैंने? क्योंकि दिल था वहाँ पर। कौन सा राइटर है यहाँ जो 1100 रुपये में लिख सकता है फिल्म? फिल्म को जितना मैंने प्यार दिया, जितनी मैंने मोहब्बत दी, अपने बुजुर्गों से जो पार्टीशन का एक पेन लेकर आए थे, जो भी उनसे सुना था समझा था, सब उस स्क्रिप्ट में डाला। एक्टिंग में जो उसने दिए हमने ले लिए, क्योंकि एक्टिंग में फिर अंत में विजय राज और मनु ऋषि मिले। एक नए प्रोड्यूसर को नहीं मिलते यार लोग। गुलजार साहब के पास जाना, मेरा और करण का, और करण मुझे बोलता है, करण अरोड़ा की प्रोड्यूसर था फिल्म का, कि यार मनु 15 मिनट का ही टाइम मिला है। अच्छा। तो मैंने कोई नहीं, 15 मिनट में ही सुना देंगे, अगर हुआ तो आ जाएंगे वो, यार है तो उनके मतलब की चीज़। हम गए, हमने 15 मिनट के 8 मिनट में सुना दिया। 8 मिनट के बाद मैं, गुलजार साहब और करण अरोड़ा, हम कोई 3-4 घंटे के लिए बैठे रहे। अच्छा। अरे यार वो मुलायम ऐसे हाथ उनके, गुलजार साहब के, मतलब जैसे अपने पे कोई असर नहीं होने दिया उन्होंने दुनिया की इतनी सख्ती का। अच्छा। वही धीमे से बात करना, वही सफ़ेद लिबास में, ऐसे लगता है जैसे कोरे का बाबा हो कोई, सुबह सुबह ना आपको सिर्फ प्यार देने के लिए आया है, आप मंत्रमुग्ध हो जाते। फिर मेरी नज़र पड़ी उनकी जूती पे। मैंने कहा गुलजार साहब, मेरे पापा भी वहीं से जूती मंगवाते हैं जहाँ से आप मंगवाते हैं। वो भी चड्ढा हम भी चड्ढा लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। कहते हैं हाँ यार, वो लाजपत मार्केट में होती थी उनकी। मैंने कहा जी हाँ जूती। कहते हैं हाँ मैं यही पहनता हूँ यार जूती। एंड फिर मेरे फादर साहब की एक इच्छा थी कि यार गुलजार साहब से तो मुझे भी मिलवाना। तो जब स्क्रीनिंग हुई तो मेरे फादर और गुलजार साहब जो हैं दोनों, उन्होंने शायद 1-1.5 घंटा अच्छी बातें करी। अच्छा। मेरे फादर को ये थोड़े ना थे जिन्होंने गुलजार पढ़ा हुआ था, ना, वो तो मशक्क़त करने वाले इंसान थे यार। मेरे फादर साहब ने गुलजार को महसूस किया था। कई लोग हैं, आप, मैं, हम सब लोग, हम कोई गुलजार साहब की पोइट्री नहीं सुनाने लग जाते गुलजार साहब को, हमने महसूस किया है। और ठंडी कोहरा वाली एक फील होती है ना, लोधी गार्डन कभी गए हो आप सर्दियों में? हाँ, एक कोहरा होता है, उस कोहरे की एक लिपट होती है आपकी बॉडी में, एक ठंडी ठंडी, ऐसा फील होता है यार गुलजार साहब से मिलकर। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, उनकी सेहत अच्छी रखे यार। मतलब इतना
मज़ेदार एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ। कैसा था घर उनका? घर डिस्क्राइब करो थोड़ा सा। बड़ा सुंदर घर जैसा होता है, किताबें, एक बड़ा टेबल, कॉर्नर में एक सुंदर लाइट, एक अच्छा सुंदर सेटअप, ऐसा घर बिल्कुल। आप समझ सकते हो ना, पालील में एक बंगलो है जिसमें आप जाते हो आप गुलजार साहब से। और मैंने मेरे पास फोटोग्राफ पड़ी भी हुई है, मैंने ना धीरे से क्या किया, उनके जब पाँव छुए तो मैंने फ़ोन से ना उनके पाँव की भी फ़ोटो ले ली। अच्छा। मैंने कहा यार ये बड़ी चीज़ है ना। और फिर मैं पापा को बताया, मैं कहते हैं यार ये सेम जूती मेरे पास भी। अब यार वो तो इतने में ही खुश हो गए ना, लाया था वही है यार, ये सब मैजिक नहीं है, बताया ये जादू नहीं है। कितने लोगों को जिन्होंने गुलजार को महसूस किया हो वो मिल पाते हैं, है ना, हाथ पकड़ के। यार आज भी वो तस्वीरें हैं कि, और दोनों ही मतलब गुलजार साहब की आंखों में एक रोब भी है, एक है ना, उनके हाथ ज़रूर बनाया मैं, लेकिन एक रोब है उनके चेहरे पर, एक होता ना एक शब्दों की, अल्फाज की भी एक खुददारी होती है पोइट के पास। जो ऐसा पढ़ा उन्होंने उसमें। हाँ, क्या दिल्ली गया लाहौर में, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा उन्होंने, क्या गाने दिए हैं, और प्यार से दिए थे गाने भाई, प्रोफेशनल नहीं दिए थे उन्होंने भी। अच्छा। मैं और उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने कहा था कि यार मैं भी पैसे नहीं लूँगा इससे। ओके। ये मेरे उन सब बुज़ुर्गों को सलाम जिन्होंने बंटवारा महसूस किया, देखा, उस दर्द को सलाम। क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो फिर सर उसके बाद आपने फिल्म की राजमा चावल। राजमा चावल का बड़ा ही सुंदर प्रोसेस था यार। लीना यादव और मैं, हम लोग मिले, एक स्क्रिप्ट थी लिखी हुई, थिएटर के पुराने डायरेक्टर हैं NK शर्मा, पीयूष भाई, मनोज वाजपेयी, इनके गुरु। उनसे मेरी जब भी फ़ोन पर बात होती है, उन्होंने मेरी कुछ चीज़ों की तारीफ़ की है। वही लक्की की तो बहुत की थी। उन्होंने रिकमेंड किया तो मैं चला गया। मैं असीम को भी जानता था जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और गुलाब सिंह सर, वो लीना यादव तो अपने में यार एक अच्छी डायरेक्टर हैं। मैं गया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, उसको मैंने लीना को बोला कि लीना बहुत मिसिंग है इसके अंदर दुनिया। अच्छा। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये बंदा चांदनी चौक का नहीं है। जो ऐड वाले होते हैं ना, चांदनी चौक को बेचने की कोशिश करते हैं है ना, पर इसमें चांदनी चौक नहीं दिख रहा। हाँ। और अगर आपने चांदनी चौक नहीं शूट करना है तो फिर चांदनी चौक लिखाई में भी होना चाहिए, व्यवहार में भी होना चाहिए। फिर जो हम कैरेक्टर्स बुन रहे हैं दोनों, हम लिख रहे हैं, फादर सन रिलेशनशिप हम बुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं। लीना का अपने फादर से बहुत प्यार, मेरा अपने फादर से बहुत प्यार, पर फिर भी हम मतभेद लिख रहे हैं। वहाँ पर कहानी क्या है, बाप और बेटे का प्यार ही नहीं है। वो लिखते 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 और लिखने के बाद जब फिल्म बनी, ऋषि सर के साथ काम करना, उनको फर्स्ट हाफ सुनाया पहले, फिर फर्स्ट हाफ के बाद उन्होंने कहा यार अब मेरा टाइम हो गया, अब कल आओ पैकअप। कल सुनाया, उन्होंने सैंडविचेस खिलाए, एंड मैंने उसी समय मतलब बोला कि इसका नाम यार राजमा चावल भी रख सकते हैं। तो पर मार्केटिंग पब्लिसिटी में यूज़ हुआ कि ऋषि सर ने नाम दिया था। इनफैक्ट ऋषि सर ने मेरे को बोला भी, अब मैंने कहा दिया था यार, ये तो तूने बताया था मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ये तो प्यार है आपका, आप ही का तो है। तो वो सब चीज़ें हुई और फिल्म बनी। फिल्म बनते बनते ना, नॉट ऑन क्रिएटिव लेवल्स, बट उस फिल्म ने मुझे एक एहसास कराया, पता है, कि मनु बहुत ज़्यादा इमोशनल रह के तू आगे नहीं जा पाएगा, प्रोफेशनल बन यार। ऐसा क्या हुआ था सर? कुछ मतभेद हो जाते हैं प्रोड्यूसर और क्रिएटिव के बीच में। तो आप क्रिएटिव एंड प्रोड्यूसर के बीच? प्रोड्यूसर के बीच, पर कुछ व्यवहार में अच्छा नहीं लगा। कुछ चीज़ें जो तय हुई थी वो नहीं हुई। तो मुझे लगा कि भाई तेरी गलती है, तू प्रोफेशनल क्यों है, क्यों नहीं हुआ? मैंने अपने आप को गलती मानी अपनी, और मैंने कहा यार अब मैं तब लिखूंगा जब मैं प्रोफेशनल। मैंने किसी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया आज तक। कैन यू इमेजिन? कोई काम करके बता दे ऐसे यार, किसी फिल्म का कोई बता दे कि कोई अमाउंट साइन नहीं, कुछ नहीं यार। ट्यूबलाइट फिल्म बन गई, उसके बाद पैसे ले रहा हूँ।
कबीर खान से, ओए लक्की लक्की ओए, फिल्म रिलीज़ होने से पहले यूटीवी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। ये साली ज़िंदगी का आज तक नहीं किया सुधीर मिश्रा, इरफान खान। और मेरी क्या पहचान है, क्या दिल्ली क्या लाहौर, 1100 रुपये में काम कर लिया। भाई हूँ तो मैं ही बेवकूफ़ ना। अब जब मेरी ये इमेज है, मैं अपनी घड़ी को रख के सोच रहा हूँ कि कोई उठाएगा नहीं। अब देखो, तो मेरे फादर ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, मैं बड़ा दुखी था। मैंने कहा इस फिल्म में ना मैंने अपने जज्बात दे दिए हैं, कैसी बनी है नहीं बनी है दैट्स अनदर स्टोरी। पर पापा मेरे को ना प्रोफेशनल होना नहीं आ रहा यार। कहते तेरा काम ही नहीं है प्रोफेशनल होना, ये तो दुनिया का काम है। कहते बट बेटा एक चीज़ याद रखना, अपनी चीज़ संभाल के रखो, दूसरे को चोर ना खाओ। कहता तेरा और मेरा एक ही हिसाब है। कहता मैं जिस दुकानों पे बैठा हूँ ना, इस दुकान के पूरे पैसे दे चुका हूँ, पर फिर भी मेरे को केस लड़ना पड़ता है। क्योंकि जिनसे ली थी ना, उनकी मैं इतनी इज्जत करता था कि एक पेपर उनसे मांग ही नहीं पाया। मैंने कहा यार मैं तो अपने बाप में गया हूँ, अपने फादर साहब में गया हूँ। पर मैंने कहा नहीं यार, इसका हल ढूंढना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, राजमा चावल के बाद मैंने ऐसा ब्रेक लिया, मैंने कहा मैं लिखूंगा ही नहीं। मैंने लिखना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं खुद को साइनिंग अमाउंट देता हूँ, लिखता हूँ। फिर मैंने क्रिएटिव राइटिंग किया, मैंने पोइट्री लिखी, मैंने सॉन्ग्स लिखे अपने लिए, किसी को नहीं दिए। एक बार आयुष्मान खुराना ने कहा कि भाई ये गाना मेरे को दे दो, मैंने कहा ले ले। तो वो प्रोफेशनल कैसे होना है उसके लिए मैंने 5 साल लगाए। मुझे पता नहीं मैं हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ मैं प्रोफेशनल होने की एक्टिंग तो ज़रूर करूँगा यार। वो तो आप अच्छी करती हाँ, होगी। ये मेरे सवाल हैं और ये चीज़ें हैं, आप ये कर लो, मैं करूँगा काम। पर लिखना मैंने छोड़ा प्रोफेशनली, है ना, लोगों के लिए लिखना। पर मैंने हमेशा अपने आप को साइनिंग अमाउंट दिया है। आई एम अ डिसिप्लिन राइटर। मैं रोज़ सुबह 7:30 बजे उठने के बाद 1.5 घंटा 2 घंटा पावर राइटिंग करता हूँ। अगर रात को 9:30 बजे सोने बैठता हूँ और 12 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कुछ, तो मैं सुबह लिखता हूँ। पावर राइटिंग मतलब? पावर राइटिंग होती है कि फ्रेश माइंड से जो भी कलेक्ट और कनेक्ट किया हुआ है आपने अपने दिल में, दिमाग में, उसको आप पेपर पे उतार दो। पावर राइटिंग का मतलब होता है लेबर, काम करना है, लिखना है आपको। मैं अपने लैपटॉप पे लिखता हूँ रोज़ सुबह उठ के। मैं जितनी भी अपनी खुद की स्क्रिप्ट्स, ये मनु ऋषि ने अपने आप को ही साइनिंग अमाउंट दिया है और अपने आप को ही डेडलाइन भी दी है। नाइस। तो ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले। फिर कोविड भी आ गया यार, है ना। कोविड जब आया तो कोविड में मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा यार राइटिंग का प्रोसेस तूने बंद कर दिया, अच्छे खासे लोगों को ना बोल देना, और यहाँ ना को लोग अच्छा लेते नहीं है, और ये बोल के ना बोल देना कि यार मैं अभी जोन में नहीं हूँ, तो लोग कहते हैं ये जोन में ही नहीं है। मैं डर गया, बट थैंक यू, कहीं ना कहीं अपने आप को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि जो आपकी नेचर है, आपने ईमानदारी रखी है। आप यकीन नहीं मानोगे गौतम साहब, मैंने कोविड के दौरान ही कुछ 17 लोगों को फ़ोन किया और 17 के 17 लोगों ने मुझे काम दिया सर, एक्टिंग में। जिसमें मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, 40-40 दिन जाता हूँ मैंने गुरुद्वारे में जाकर बोला, मैंने कहा बाबा जी काम चाहिए मैंने। अच्छा। मैं लिखा ताई जब लिखना समझ आएगा, मैं एक्टिंग करनी है, मैं एक्टर भी तो हूँ। और गुरुद्वारे में जाता हूँ, मैं मांगता हूँ वाहेगुरु से, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऑडी नहीं चाहिए, मैं दिल्ली का हूँ, हरियाणा के लोग मेरे दोस्त से मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरे को फॉर्च्यूनर दे देते हैं बाबा जी। दैट्स ऑल्सो मैजिक नो। तो मैंने बोलना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानोगे, परन भावा उसने मुझे एक फिल्म दी, बहुत अच्छा रोल, सरदार है। गुरु गुरमीत जिसने मिर्ज़ापुर बनाया, उसने मिर्ज़ापुर भी दिया और भी काम दिया, ठीक है, सरदार है। उसके बाद नवदीप सिंह, उसने भी मुझे काम दिया, सरदार है। फिर एक जंजुआ हमारा एक डायरेक्टर है, वो भी सरदार है, उसने भी मुझे काम दिया। मिरिक सिंह लांबा, ये 5 प्यारे आए मेरे पास। ये मेरा भाई, इसको आपने रिलीजियस हो के नहीं मैं किसी चीज़ को मानता हूँ,
वैसे तो लोगों को लगेगा मेरे से बड़ा नास्तिक कोई नहीं है, पर एक विश्वास, एक यकीन, एक आस्था, एक बात करने वाले दोस्त की तरह मैं बाबा जी के पास आज भी जाता हूँ और मैं कहता हूँ बाबा जी यार मेल करो, क्या करेगा पैसे लेके? मैंने कहा फॉर्चूनर लेनी है पुरानी वाली भेज दूंगा, एक ऐड दिलवा दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ले रणबीर कपूर के साथ ऐड ले दूँ। मैंने कहा यार बाबा जी ये करना है, दिस इज व्हाट यू नो लव इज ऑल अबाउट। क्या बात है, हम उनके पापा की ही बात कर रहे थे जस्ट पहले, रणबीर कपूर। हाँ तो हम उस पे थे, तो आप बताने वाले थे उनका कुछ। हाँ तो वही, तो ऋषि सर के साथ कैसे एक्सपीरियंस था आपका? लेकिन जब मैंने लिखना छोड़ा ना प्रोफेशनली, तो मेरे पास मेमोरीज बहुत स्वीट थी। जैसे मैंने कहा यार राजमा चावल से क्या कमाया? ऋषि कपूर कमाया, है ना, ऋषि कपूर, द ऋषि कपूर, यू नो, नॉट फादर ऑफ रणवीर कपूर बट ऋषि कपूर, है ना। तो ऋषि कपूर सर के साथ इतना प्यार रहा मेरा यार पूरी शूटिंग में। मुझे ये मौका मिला है, ये भी कमाया, ये भी मैजिक है। 2 ब्लैक लेबल, 2 मौके मिले, 2 पूरी ब्लैक लेबल, एक उन्होंने पी, एक मैंने पी, और वो साहब बोलते थे अपनी लेके आना। अच्छा BYOB। हाँ अपनी लेके आना, क्योंकि ब्लैक लेबल का कुछ उस समय चल भी रहा था, तो मैं अपने पापा से ले लेता था एक बॉटल, उनके साथ बैठ के कहानियाँ, किस्से, पूरी इंपीरियल होटल में रुके हुए थे वो, तो मैं जाता था। तो 2 मरतबा मुझे मौका मिला उनके साथ अकेले बैठ के पीने का। फिर वो बोल देते यार तू निकल जा, सुबह शूटिंग है यार, तो मैं निकल जाता था। फिर यू नो उनकी बातें, उनकी इंडस्ट्री को लेके बातें, थोड़ी सही थोड़ी गलत पर मज़ेदार। वो ऋषि सर से कमाया। खाने के इतने शौकीन है कपूर्स, ये तो मुझे पता ही था। तो पुरानी दिल्ली में जब प्रोड्यूसर्स ने पहली बार उनके लिए नॉनवेज मंगवाया तो करीम्स से मंगवाया। मैंने थैंक यू वेरी मच, क्योंकि करीम तो हैं ही, द करीम्स, वो भी उनको बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन फिर उन्होंने नॉनवेज मंगवा दिया। उन्होंने कहा यार रोज़ नॉनवेज नहीं खाऊंगा यार मैं, बस मुझे ये ऐसा मौका मिला। तो मुझे लीना यादव बोलती है कि इनको खुश रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि हम 7 बजे के बाद शूटिंग के लिए बोलें तो ये नाराज़ हो जाए, मन्नू ये तेरा काम है, उनको अच्छा अच्छा खिलाता रहे। तो मैंने उनको वेज खिलाना शुरू किया। वहाँ नटराज के दही भल्ले हैं यार, एक आलू की टिक्कियाँ खिलानी शुरू की, लोटन के छोले खिलाने शुरू करे, और हर चीज़ को लेकर वो बोलते थे ओह यार ये मतलब दिस इज हैपनिंग विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। कहते क्या बात है यार, ये मतलब दिस इज मैजिक। वो भी लोटन के छोले खाते थे। वो एक बार तो छोले वाले ने मुझे बोला भी, नॉट लोटन जो मेन या जो भी था, उनके स्टाफ ने कि भाई साहब एक ऋषि कपूर से मिलवा दो। मैंने कहा रहने दे भाई, ऋषि कपूर से मिलवा दो, मिलते नहीं किसी से, यू नो। उसको थोड़ा बुरा भी लगा, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो एक बार दही भल्ले जिनका है उनका उन्होंने कहा कि मिलना है, तो मिलवाया, फ़ोटो भी खिंचवाई उन्होंने बहुत अच्छे से। तो ये सब चीज़ें मतलब कमाल की चीज़ हुई। जब ऋषि सर आए तो 3-4 बॉडीगार्ड थे, चांदनी चौक में घुसे और सब लोग दूर से ही ऋषि कपूर। 5-6 दिन के बाद ऋषि सर, उनके बाद वो थड़े होते हैं ना जो घरों के बाहर चौबारे जो बैठने की जगह होती है, वहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहे होते थे। सारे कह रहे थे कपूर साहब आपकी वो फिल्म देखी थी कौन सी, जैसे ही बिके तो पार्ट ऑफ दैट आफ्टर एंड ये मैंने नहीं, ये लीना यादव ने नोटिस किया कि देख रहा है एक स्टार अपनी अगर से आता है एंड यू नो अफेक्शन लोगों की, और बड़ी तहजीब से लोगों ने ऋषि सर की शूटिंग कराई। हम बोलते थे यार शोर ना मचाओ, ओए शोर मत मचा, बस तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या, ऋषि कपूर आए हुए हैं, पागल हो रहा है, बेइज्जती करा रहा है अपनी, बंद कर दे 2 मिनट के लिए छनिया थोड़ा। करो मैडम आप करो। होल दिल्ली एंड ही लव्ड एवरीथिंग। चांदनी चौक के बारे में तो उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। बादाम रोगन एक चीज़ होती है, बादाम का ऑयल निकालना, तो वो पुराने लोग हैं वहाँ पर ऑयल निकालने वाले, मैं वो निकाल के लेके गया, दिया उनको। उन्होंने कहा यार मैं लेके जाऊँगा घर पे ये सब चीज़ें। अब वो इतनी मेमोरीज हैं यार कि जब तक लिखा नहीं ना तब तक भी मैं भूला नहीं। सर आप डायलॉग्स भी लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, आप स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, तो जो लिखने की ये पूरी दुनिया है, सारे टर्मिनोलॉजी हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या डिफ्रेशिएट करता है ये सब चीज़ों को? देखो
एक होता है, सबसे पहले तो होता है कि आपने खूब ऑब्जर्व किया हो, अगर बिल्कुल रॉ बताता हूँ, खूब ऑब्जर्व किया हो ना, तो कोई एक इंसिडेंट या एक ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होती है। फिर कुछ सालों के बाद वो आपको फिलोसॉफिकल लगने लगती है, जिसको हम कहते हैं मकसद क्या है मेरा किसी बात को सुनाने का, किस्से को सुनाने का, बनाने का या कहानी बनाने का। तो यहाँ से बनती है कहानी, स्टोरी, कि मुझे फिल्म में कहना क्या है। उसको आपको एक कहानी के तौर पे लिखना पड़ता है, कैरेक्टर्स की मदद से, किसी एक कैरेक्टर की मदद से, जिसको हम बोलते हैं कि ये वॉइस है हमारी कहानी की, और इससे हम बोलते हैं कि ये हीरो है। अगर फिल्म में बोले हीरो है, एक वॉइस। उस कहानी को जब हम कन्विंसिंगली लिख लेते हैं 3 हिस्सों में बांटकर, शुरुआत, मिडिल और अंत। हालांकि अंत लिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अच्छे से लिख लेते हैं तो फिर हम आते हैं दूसरे चरण में कि इसको हम फिल्म का रूप देंगे, तो इसे हम दिखाएंगे कैसे। तो दिखाएंगे कैसे को कहते हैं स्क्रीन प्ले। ओके। और हम सुनाएंगे कैसे, उसको कहते हैं डायलॉग राइटिंग, यानी कैरेक्टर बोलेगा क्या और फिल्म क्या बोलेगी, फिल्म का दृश्य क्या बोलेगा। डायलॉग राइटिंग इज नॉट कैरेक्टर्स बोल क्या रहे हैं, डायलॉग राइटिंग इज फिल्म क्या बोल रही है, उस फिल्म के लिए एक शॉट क्या बोल रहा है, वो स्क्रीन प्ले का हिस्सा होता है। तो ये बहुत मर्ज करने वाली चीज़ है। तो क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है द स्क्रीन प्ले, वो फिलॉसफी का स्टोरी का स्क्रीन प्ले, और स्क्रीन प्ले के बाद जो किरदार या फिल्म क्या बोलेगी वो डायलॉग, और इन सब से बनती है बाउंड स्क्रिप्ट, जो एक एक्टर को दो, तो एक्टर पढ़ने के बाद ये बोलता है कि यार मैं ये करूँगा, और फिर जब वो बोलता है मैं करूँगा, तो फिर आप उसकी ज़ुबानी फील को लेकर एक प्रोड्यूसर ढूंढते हैं कि यार ये इंटरेस्टेड है, आप बताइए, तो वो कहते हैं हम बनाएंगे, और फिर वो दोबारा घूम के डायरेक्टर के पास आती है एक टीम के साथ, फिल्म बनती है लोकेशन पर, और फिल्म बनती है। तो जैसे AI काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, हर इंडस्ट्री में आ गया अभी तो, और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली ChatGPT आ गया है, और तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं जिससे आप लिख सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि AI का क्या इम्पैक्ट होगा? मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है AI से। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, नॉट ओनली फॉर फिल्म्स, बट हमारा पूरा एक तो होता है ना इम्पोर्टेंस ऑफ AI, एक होता है मिसयूज़ ऑफ AI। मिसयूज़ की ज़्यादा संभावनाएं हैं। AI आने के बाद AI के इर्द गिर्द कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सख्ती से बने, ठीक है। हम एक मज़दूर के लिए लड़ते आए हैं, हमारा मुल्क, हम लॉज में बहुत तब्दीलियां भी करते हैं। एक लाला ने मज़दूर की तनख्वाह नहीं दी या कम दी, या एक बड़ी हड़ताल हुई और सारे के सारे मिल्स वर्कर जो हैं वो खाली हो गए और बॉम्बे का पूरा चेहरा बदल गया। पर लेबर की लड़ाई तो हम लड़ते ही आए। क्या उस लेबर का जब काम, और लेबर में सर एक मज़दूर पसीने से लथपथ नहीं, मैं भी लेबर हूँ, आप भी लेबर हैं, हम सब जब काम करते हैं तो 8 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। शिकागो 1886 में ये जब रूल बना था कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 ही घंटे काम करेंगे, वो फिशरमैन्स ने ये बनाया था, जो पूरी दुनिया में बना। तो हम सब लेबर एक्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो AI जब इनका काम खाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, AI अगर शातिर हो गया, बेशर्म हो गया, तो हम कैसे इस समाज को जवाब देंगे, ये मेरे फियर हैं। AI के बेनिफिट पे मैं अभी जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैं उस तरफ अभी तो मेरा डर है, डर के मारे मैं AI के बारे में सोच रहा हूँ, मैं वही बता सकता हूँ।
पर मैं ज़रूर अपने डर पर काम करूँगा और इसके बेनिफिट क्या होते हैं मैं उसको भी जानूंगा। पर आपने यूज़ किया है ये? नहीं, मैंने कभी है यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव अ एक्सपेंसिव फ़ोन, बट मुझे कुछ यूज़ नहीं किया ना। मैंने कभी चैट जीपीटी वगैरह के बारे में जाना ना समझा। अच्छा, सही। मैं लोगों को मेल में नहीं लिखता, मैं पहले भी नहीं लिखता, मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि भाई साहब स्क्रिप्ट भेज दिया आपको, पढ़ लीजिए। वो पता नहीं कितनी है ना कि हमारे क्या क्या कितनी लैंग्वेजेस हैं, बट मैं ऐसे ही भेजता हूँ अपनी स्क्रिप्ट, है ना। सही है। तो यार मुझे देखो, मुझे अपने लिए अब क्या फिक्र करनी है। एआई का डर और सिनेमा के अंदर घुस जाना, मैंने तो अभी कहानियां सुनानी शुरू कर दी हैं। अब सुनाने में थोड़ी ना एआई आ जाएगा यार। कोई कहानी हाथ थोड़ी ना मिला ले, कैरेक्टर को एआई का हाथ थोड़ी ना मिला लेगा। पर वही अभी भी एआई के कुछ एड्स में देखता हूँ, मेरा बेटा बोल देता है कि दिस इज़ एआई। आई सेड नो, अरे हाँ मेरे को रियल लगता है। फिर जब मैं उसके कहने पर गौर करता हूँ तो मुझे पता चलता है आवाज़ गंदी सी है, समझ आता है। आई हैं फटाफट आ गए हैं एआई में बिना ट्रेनिंग के। भाई एक होता ना, बिना कुछ एक काम लेके आप घुस जाओ बस किसी भी तरीके से। अभी सुनने में आया कि रांझना का क्लाइमेक्स चेंज कर दिया एआई की मदद से और किसी से पूछा नहीं। ये डर है मेरा, ये तकलीफ है यार। यू नो, ढंग से सलीके से इस्तेमाल किया जाए, लीगली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी का हक अगर खा रहे हो तो फिर उसके हक का इंतज़ाम भी करो ना कि वो करेगा क्या उसके बाद। ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप पर अगर फिल्म बने अभी, ठीक है, तो फिल्म का जॉनरा क्या होगा और उसका टाइटल क्या होगा? टाइटल क्या होगा? मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम। दैट शुड बी द टाइटल। और जॉनर यही होगा कि हीरोइज्म होना चाहिए उसके अंदर। यू नो, एक आप डरते भी हैं पर आप लड़ते भी हैं। ये मेरी एक जीवन की लाइन है। हम बहुत डरते हैं, हम लड़ते भी हैं। स्ट्रगल की बात नहीं करूँगा मैं, स्पेशली अपनी फील्ड में। मुझे स्ट्रगल कहना ऐसे लगता है गलत कि लगता है। अपने उन दोस्त साथियों को आप बदनाम कर रहे हो। Correct. कोई जूते फटे वटे नहीं पहनता कोई। स्ट्रगल पता है बड़ी कमाल की, आपको एक चीज़ बताऊं, एक अंधी चमक है, एक अंधा सुनहरापन है जिसके चक्कर में आप चलने लगते हो। आप अपने लिए जब कुछ भी कर रहे हो ना, उसे स्ट्रगल मत कहो। स्ट्रगल आपको परिवार वालों के लिए करनी पड़ती है। एक बंदा मीरा रोड से ट्रेन का वो जो डंडा होता है ना लोहे का, उसको ऐसे उंगली से पकड़ता है और फिर अपना जो सर है वो एक दूसरे के कंधे पे रख के सुबह की नींद भी ले रहा है और चर्च गेट जा भी रहा है, और साथ वाले ने दूसरे के कंधे पर रखा हुआ है। सैलरी लेगा, घर में कमा के लेके आएगा, पूरे परिवार को चलाएगा या चलाएगी। लेडीज उसमें स्पेशल में ये स्ट्रगल होती है। हम एक सुनहरा कुछ दिख रहा है, ग्लैमर है, चमक है, अपनी पहचान है, ये मेरी जर्नी है भाई। इसमें इसको स्ट्रगल नहीं बोल सकते यार। मैं नहीं मानता इसमें स्ट्रगल। भूखा है, भूखे रहना है, मैं क्यों बोलूँ यार। वो पीयूष भाई की बड़ी प्यारी लाइन है कि शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो कमबख्त ढेर सारे हैं, उनको बदनाम कर दूं। उन्होंने, मैं नहीं कमा रहा था तो कोई और कमा रहा था, वो नहीं कमा रहा था तो मैं कमा रहा था, अच्छा खाना खा रहे थे, अच्छी शराब पी रहे थे। ये भी पीयूष भाई ने बोला कि हमेशा थैंकफुल रहो। आपने एक इंटरव्यू में बताया भी है, मेरे को याद नहीं प्रॉपरली, कि किसी के आपके घर पे, किसी के तो घर पे उन्होंने फ्रिज भी लगवा दिया। हाँ, पीयूष भाई ने। किनके घर पे था? हमारे, मैं और दीपक डोरियाल हम लोग साथ में रह रहे थे। अच्छा। और एक दिन आए, उन्होंने कहा चाय बनाओ भाई, चाय के बिना कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार पीयूष भाई चाय तो हम नीचे से पी के आते हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा चाय का इंतज़ाम होना चाहिए। उन्होंने सब चीनी, दूध, मतलब पत्ती, गैस, चूल्हा, छोटा फ्रिज, सब 1 मिनट में जाके राजकुमार संतोषी से चेक मिला हुआ था सब करके लगवा दिया मैंने। और क्या यार, मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ दोस्तों को लेकर। मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। दीपक डोबरियाल और मैं, हम दो अलग क्लास के लोग थे पैसों को लेके। वो एक सरकारी कर्मचारी का बेटा, मैं एक दुकानदार का बेटा। मेरी जेब में पैसे कभी कम नहीं हुए और उसकी जेब में कभी पैसे हुए नहीं।
वो कहता था 1 लाख रुपए मिल जाएगा ना जिस दिन चड्ढा मैं स्टार हो जाऊँगा। अच्छा। मैंने कहा हाँ 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ऐसे कैसे स्टार हो जाएगा? तो देख लियो, उसको 1 लाख की वैल्यू मालूम थी और मैंने लाखों देखे हुए थे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया, उसे एक ऐड मिला, उसने अपनी लाइफ को उसी समय बदलना शुरू कर दिया। तब मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैं हक की बात बताता हूँ आपको। मैंने दीपक डोबरियाल को फ़ोन किया, मैंने डोबरियाल, वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रह रहा था, मैं तब किसी दोस्त के यहाँ रह रहा था, सब इधर उधर बिखर जाते हैं सब। डोबरियाल मेरे को मिला, स्क्रमशस के पास एक ATM होता था। मैंने कहा डोबरियाल तेरा ऐड के पैसे आ गए? कहते हैं हाँ चड्ढा आ गए। ये दोस्ती है। ये नहीं बोल रहा वो कि नहीं आए, ये दोस्ती है। कह रहा हाँ चड्ढा आ गए। मैंने यार एक 10,000 रुपये थे मुझे। कहता ले ले। कहता रेंट देगा? मैंने नहीं, अच्छे जूते लूँगा स्टाइलिश जूते लूँगा, अच्छी जीन्स लेना चाहता हूँ, एक अच्छी शर्ट लेना चाहता हूँ, हीरो सा फील करना चाहता हूँ। उन्हें दे दिए 10,000 रुपये। हमने कोई वापस थोड़ा ना करने हैं। ऐसे ही एक दिन रेंट के लिए पैसे नहीं है, कोई पता चल रहा है दिवाली का जुआ चल रहा है कहीं पर, डोबरियाल खेलने चले जाते हैं, वही डोबरियाल माहौल बदल देगा। कहता चड्ढा यहाँ पैसा लगाएंगे, यहाँ पैसा आएगा, ये आएगा वो आएगा। हार गए। रात को बाइक लेके 2 दोस्त एक और दोस्त के यहाँ गए, विपुल विग जिसने फुकरे बनाई है, लिखी है, उसके घर गए। उससे बोला यार एक 15,000 रुपये दे दे। रात को 3 बजे 2 दोस्त गए। वो कह रहा है क्यों, क्या हुआ? कहते हैं यार काम है ज़रा था। कहते यार मैं तो अभी सोया हूँ, ये ले कार्ड ले जा और 15,000 ही लेना। उसने ये बोला, वो उनको उसने कार्ड दे दिया, वो जुए में भाई उसके 80,000 रुपये हार गए। हक देखो। और अगले दिन वो मुझे फ़ोन करके कह रहा है यार चड्ढा यार मेरी मम्मी ने अपनी पेंशन से बाइक के लिए भेजे थे यार, ख़त्म कर दिया। मैं साथ में देख रहा हूँ डोबरियाल, लेकिन डोबरियाल का वो चल रहा है, चमत्कार होगा। और तीसरे दिन जब वो गया, सारे कमा के वापस कर दिए। अच्छा। सो इट्स नॉट अबाउट गैम्बलिंग नो। आज उसकी पीठ सुनती है। एक दोस्त की लाइफ में ऐसा टाइम आ गया कि उसका लीवर ख़त्म हो गया। दोस्तों ने कहा कि, मेरे से थोड़ा इतना करीब नहीं था, दोस्तों ने कहा कि यार ऐसे ऐसे हम पैसा कुछ इकट्ठा करते हैं, दिस इज़ कम्युनिटी नो। मैंने कहा करते हैं। तो हमने एक बड़ा अमाउंट, लीवर वो करना है, हाँ ट्रांसप्लांट। तो हमने कहा यार मैं करते हैं। तो हमने एक अमाउंट इकट्ठा किया। आई कॉल डोबरियाल, दीपक ऐसे ऐसे यार ये वो इसको लड़के हो यार, ये ज़रूरत है और ये है वो है। कहता अच्छा। कहता चड्ढा यार इसने मेरी एक बार मदद की थी यार, बहुत बुरे टाइम पे। कितना खर्चा है इसका? 25 लाख। कहता चड्ढा 25 लाख मैं दूंगा भाई पूरे, तुम में से कोई नहीं देगा। मैंने लव यू यार डोबरियाल, गॉड ब्लेस यू। उसने 5 सेकंड में ये फैसला किया और आधे घंटे में उसने 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। और ऐसा नहीं कि वो कुछ करोड़ों खरबों रुपए कमा रहा है यार, एक जिंदगी को जी रहा है वो। 5 मिनट नहीं लगाया। तो ये नहीं कि कोई मेरे लिए दोस्त है, दोस्ती निभाने का शौक है हमें। और लड़ते भी है, कंपटीशन भी है, जेलसी भी है। साले तेरे को बड़ा अच्छा मिल जाता हमें नहीं मिलता, यही है चड्ढा, यही है भाई। बड़ी मतभेद भी है। सर हम जो फिल्म की बात कर रहे थे जिसका आपने टाइटल बोला, मन्नू भाई की मोटर चली पम पम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। इसको प्ले कौन करेगा? यार मैं बताऊं, मुझे तो ना रणबीर कपूर बहुत अच्छा एक्टर लगता है ना, वो उसे करना चाहिए। तो सर हम अपने लास्ट सेगमेंट पे पहुंच गए हैं, इसका नाम है और बताओ। रैपिड फायर से थोड़ा सा स्लो है। हाँ। मैं आपको 6-7 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको थोड़ा ट्राई करना थोड़ा जल्दी देने का आंसर। उनका जो भी आपके टॉप ऑफ द माइंड आंसर रहेगा वो आप दे देना। हैव यू एवर क्लैप्ड एट योर ओन डायलॉग इन द थिएटर जस्ट टू सी अदर पीपल्स रिस्पॉन्स? यस यस, इन ओए लकी लकी ओए ओनली। अच्छा। and as an actor also in Phas Gaye Re Mama, they were like very interesting scenes, and
before audience I clapped and they also started clapping and they gave me that what do you call attention also. So वो mix था बड़ा, किया था, हाँ किया. सही है. अच्छा, कौन सा ऐसा रोल था जो आपने ऑडिशन किया तो आपको लगा ये तो मेरे को मिलेगा ही, पर नहीं मिला इवेंचुअली? पीपली लाइफ. अच्छा. पीपली लाइफ के अंदर राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने बुलाया, मैंने ऑडिशन दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया. उन्होंने कहा मिलेगा, मुझे भी लगा मिलेगा, पर आमिर खान को लगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर उन्होंने खबर दी कि नहीं मिल रहा. पर मैंने अच्छा ऑडिशन दिया था. फिर दंगल में भी दिया. मैंने कहा बहुत अच्छा, मैंने आमिर खान से भी अच्छा किया था. मेरे साथ को एक्ट किया था उन्होंने. आई वॉज गुड यार. और वो था हरियाणवी में उन्होंने बोला था, और कोच का था वो, जो सेकंड कोच होता है. फिर उन्होंने वो एक अच्छे एक्टर को दिया. पर मेरा बड़ा मन है, मैं आपके थ्रू बोल देता हूँ कि रेसलिंग का कोच मैं लग रहा था, वो कैरम बोर्ड का कोच लग रहा था. अच्छा बहुत अच्छे एक्टर हैं वो पाटिल साहब, लेकिन थोड़ा अपन ज़्यादा स्ट्रांग थे. सही है. क्या चीज़ हार्डर होती है, अपनी लाइनें याद रखना, लोगों के नाम पार्टी पे? और लोगों के नाम यार भूल जाते हो? मतलब दिल में मिल जाएं तो कभी नहीं भूलूंगा. पार्टी के अंदर तो याद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है. पार्टी में आधा से ज़्यादा तो लोग झूठे होते हैं यार, है ना. पार्टी वाला अपन सोशलाइजिंग वाले बंदे नहीं है, लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी वाले बंदे नहीं है. आजा घर आजा, जो घर आ जाएगा उसका नाम याद रहेगा. सही है. क्रेजीएस्ट फैन डीएम ऑन इंस्टाग्राम? ना ये झूठ बोलने वाली बात होगी. कोई नहीं, आपको लव यू लिखते रहते लोग, मैंने देखा है. लव यू तो लिखते रहते हैं, वो अपने मेरे यार दोस्त ही हैं, वो सारे भाई बंधु ही हैं. पंजाबी लोग हैं ना, लव यू भाई, लव यू वैसा ही है. मतलब ऐसा यार देखो, वो वाली फैन फॉलोइंग की उम्मीद भी नहीं मैं रख के आया. अच्छा. है ना, वो वाली नहीं रख के आया भाईचारे. हाँ, कि कोई हाथ काट ले लड़की, वो हो जाती शुरुआत, तो हो जाती. मतलब उसके लिए हमने दे तो दिया था एक शाहरुख खान, अब सारे थोड़े तो दे देंगे दिल्ली वाले. सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. सही है. मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या नाम बोला था आपने उसका? भूषण की बेड़वी आलू. हाँ, भूषण की बेड़वी आलू. आप जहाँ भी हो, मतलब अक्षय कुमार जहाँ पैदा हुए थे, पुरानी दिल्ली में जहाँ रहते थे, उसका नाम है गली लाल छत्ता मियाँ. छत्ता मियाँ किसी से पूछ लेना. और वहाँ से कुछ 1000 गज की दूरी पर, अच्छा, जोगीवाड़ा की तरफ जाते हुए भूषण बेड़वी वाला है. ठीक है. ये तो मैं जब तुम दिल्ली में होगे बता देना यार, मेरे बड़े बंदे हैं वहाँ पर, आपकी सेवा में आ जाएंगे. ठीक है. तो बहुत मज़ा है आपके साथ बात करके. वापस बोल रहा हूँ आपको मैं, थोड़ी इधर उधर जा रही थी बातें, लेकिन फिर यही प्रोसेस है यार. नहीं हो जाएगा सर. वो मतलब एडिटर का भी तो कुछ काम है ना, फिर उनसे भी थोड़ी मेहनत करवाएंगे. तो आप भी हमारे ऑडियंस को एक बार बोल दो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जब आप उनके पास वीडियो पहुंच जाए और पूरी वीडियो देख लें. और कहाँ पर देखेंगे ये वीडियो? यूट्यूब पे, रिलायंस एंटरटेनमेंट के चैनल पे. शो का नाम है सीन क्या है. अच्छा, इस शो का नाम है सीन क्या है, रिलायंस एंटरटेनमेंट पे मिलेगा. यूट्यूब पे आप जाएं, पहले लाइक करें ऑनेस्टी से, और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि मुझसे और बेहतर लोग भी इस मंच पर आएंगे. उनका मौका आपको मिलता रहे कि आप उन्हें सुनते रहें और देखते रहें. इंस्पायर तो हम करेंगे, लड़का समझदार है. तो हमें तो बहुत मज़ा आया सर के साथ बात करके. आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, एंड आपको भी समझ आ गया होगा कि रियलिज्म इन एक्टिंग का सीन क्या है. और भेड़वी आलू खाने मत भूलना. बिल्कुल. थैंक यू गाइस. अगर स्वाद रहेगा तो लिखा भी जाएगा, है ना. मुझे पीयूष भाई ने और दीपक डोरल ने एक बार बात बोली थी कि मन्नू क्या बढ़िया बढ़िया बातें करता, तो अपने मुँह में पेन लगा ले. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पेन लगा लेता हूँ.